बधाई देना चाहता हूँ जो बेहतरीन आपने ये मुहिम चला रखी है कि सारी टीम को एकजुट एक मंच पे रखने का। देखिए लीडर आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, लीडर दुनिया से अलग हटके सोचता है और आपने ऐसा ही सोच बनाई और उसके माध्यम से उसके बदौलत आज इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी सारी टाइगर टीम एक मंच पे हर रोज इकट्ठा हो पा रही है और लगातार हम सीख पा रहे हैं। इस चीज के लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। परमात्मा आपको बुलंदियां दे भविष्य में। आज का जो सेशन है सर मिक्स मैच रहेगा। बहुत सारे साथी नए हैं, उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा और बहुत सारे साथी काफी समय से इस काम को कर रहे हैं। वो कैसे अपने काम को स्पीड दे सकते हैं, कैसे और अच्छे पोटेंशियल साथियों को सिस्टम में लेके आ सकते हैं, आज हम उस पर भी कुछ पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। मैं चाह रहा था कि कोई टाइम का थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा था, तो मैं चाह रहा था कुछ लोग कंफ्यूज हैं टाइम को लेके, तो और हम 1-2 मिनट रुकते हैं ताकि और लोग शामिल हो सके और फिर हम पूरा प्रोसेस स्टार्ट करें या स्टार्ट करें सर। 7:25 हो चुके हैं सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके सर, बिल्कुल टाइगर टीम की पहचान है डिसिप्लिन और हमें उस डिसिप्लिन को बरकरार रखना है, उसको बिल्कुल भी उससे भटकना नहीं है। तो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के बहुत सारे फायदे हैं। उसका एक यूनिक फायदा है कि यहाँ पर आप टाइम बाउंड रहते हैं, यहाँ पर आप अपने लक्ष्य से भटक नहीं सकते, अपने समय से भटक नहीं सकते। तो हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। आज लगभग 80-90 मिनट का ये सेशन रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अगले 80-90 साल। तो मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है, व्हाई नॉट आर्ची में कैरियर। लोग तरह तरह की बातें करते हैं कैरियर को लेके, लेकिन कैरियर क्या है, किस प्रकार का कैरियर हमें चुनना चाहिए, कैरियर का मतलब क्या है, लोगों को बेसिक चीजें भी नहीं मालूम। तो आज हम उस पर थोड़ा बात करेंगे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं सभी साथियों को नमस्कार कहना चाहूंगा जो नए साथी हैं और जो टाइगर टीम के टाइगर्स है उनके लिए जय आरसीएम, ग्रेट इवनिंग टू टाइगर टीम इंडिया, क्योंकि मुझे मालूम है आज पूरे हिंदुस्तान के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इस नए प्रकार की जीवन शैली का आनंद ले रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं जो ग्रोथ आप लोगों ने पिछले कुछ महीनों में लगातार अपने अथक प्रयासों से की है, उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। देखिए वैसे तो पूरा हिंदुस्तान टीसी सर के नेतृत्व में 2021 को ग्रोथ ईयर के रूप में मना रहा है, लेकिन हम लकी है कि हमें एक ऐसे मेंटोर, ऐसे विजनरी लीडरशिप में के अंदर काम करने का अवसर मिला कि उन्होंने हमें बहुत पहले बता दिया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्रोथ आधारित इंडस्ट्री है। दुनिया की जितनी भी बाकी इंडस्ट्रियां हैं वो सारी इंडस्ट्री मेंटेन पे काम करती हैं। एक दुकानदार कभी नहीं चाहता जो 5 लाख रुपए की सेल करता है उसका कभी उसके दिमाग में बहुत ज्यादा नहीं रहता कि अगले महीने 10 लाख की सेल हो जाए। वो ये चाहता है जो 5 चल रहा है, ये 5 लाख की सेल मेरी मेंटेन रहे। एक नौकरी वाला व्यक्ति जो 25,000 सैलरी कमा रहा है वो कभी नहीं चाहता कि अगले महीने मेरी 50 हो जाए। वो ये चाहता है कि मेरी 25 जो है वो 25 मेरी बरकरार रहे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में हमारे विजनरी कोच ने हमें बहुत पहले ये बता दिया था, या तो आप ऊपर की ओर जा रहे हैं या नीचे की ओर जा रहे हैं, यहाँ मेंटेन कुछ नहीं है। और आप बधाई के पात्र हैं क्योंकि टाइगर टीम ऊपर की ओर लगातार जा रही है। आप लोगों ने बहुत बेहतरीन काबिल तारीफ काम किया है, उसके लिए आप पुनः मैं आपको वेलडन कहना चाहूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो चुके होंगे, पक चुके होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा परिस्थिति है जो हमने जीवन में शायद पहले कभी नहीं देखी है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि फ्रस्ट्रेटेड ना हो, आप इस चीज का आनंद लीजिए। मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं, दिस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये जीवन में मिलने वाला एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो बार बार नहीं आने वाला। ना आपसे पहले की पीढ़ियों को ऐसा अवसर मिला है कि लॉकडाउन रहे और वो घर में से अपना व्यापार चलाएं, और ना आने वाली पीढ़ियों को मिलने वाला है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि टाइगर टीम में जुड़ने वाला हर शख्स एक ना एक दिन इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बुलंदियों पे, पिनों पे पहुंचेगा। और जब वो उन पिनों पे, डायमंड पे पहुंचेगा, तो उसकी डायमंड शिप की स्टोरी का एक बहुत बड़ा चैप्टर रहने वाला है लॉकडाउन। तो आप इस लॉकडाउन के समय को एंजॉय करें और समझने और सीखने का प्रयास करें, क्योंकि लीडर जागरूक होता है, अवेयर होता है। और मैंने बहुत कुछ पिछले कुछ महीनों में सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मेरा मानना है कि जब मछुआरा समुद्र में नहीं होता तो वो क्या कर रहा होता है, वो सो नहीं रहा होता है, वो खेल नहीं रहा होता है, वो अपने जाल को रिपेयर कर रहा होता है, वो अपने नेट को रिपेयर कर रहा होता है। और मैं यही पूछना चाहता हूं कि हम लीडर हैं, क्या हम घर में भजियां तल रहे हैं,
या हम आगे की तैयारियां कर रहे हैं? लीडर का काम सब्जी बनाना, भजिया तलना या पकोड़े बनाना नहीं है। लीडर का काम लीडरशिप वाला काम है, हमें तैयारी करना है आगे की। मैंने देखा कि इस लॉकडाउन के दौरान 3 श्रेणियां, 3 मानसिकता के लोग से रूबरू होने का मौका मिला। पहली मानसिकता उन लोगों, वो लोग हैं जो डरे हुए, जो सहमे, उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उन्हें लग रहा है कि अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, अब तो पड़ोसी शर्मा जी चले गए, अब तो मेरा नंबर आने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वैज्ञानिकों ने वैक्सीन ढूंढ ली है, बहुत तेजी से हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन पे काम हो रहा है। पर डे 40 से 50 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही है और अगले 3-4 महीने में हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को वैक्सीन लग जाएगी। आपको डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। और हमेशा याद रखना, डर के आगे जीत है। अगर आप डर गए तो आपने अपने जीत के रास्ते बंद कर दिए हैं सर। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। जब भी उनसे बात करो वो एक ही बात कहेंगे, अरे सर अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो सर लॉकडाउन खुलने दो, अभी तो मई खत्म होने दो। मैं आपको बता दूं सर, इंतजार करने वालों को केवल वही मिलता है जो काम करने वाले छोड़ जाते हैं। और अगर हमें क्रीम चाहिए तो हमें क्रीम की तरह ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। इस दुनिया में दो श्रेणी के लोग हैं, एक जो माहौल बनाने के लिए काम करता है और एक जो माहौल बनने के बाद काम करता है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं सर, जो व्यक्ति माहौल बनने के बाद काम करता है उसे पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। और जो माहौल बनाने के लिए काम करता है वो सिर्फ तब तक काम करता है जब तक कि माहौल बन नहीं जाता। और तीसरी कैटेगरी आज की डेट में उन लोगों की है जो तैयारी करने में जुटे हुए हैं, जो लगातार अपने आप को अपडेट, अपने आप को अपग्रेड करने के में लगे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि भविष्य, वर्तमान कैसा भी चल रहा हो, भूत कैसा भी रहा हो, लेकिन भविष्य सुनहरा होने वाला है। वो भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि 2025 एक बहुत बड़ा स्वर्णिम युग शुरू होने वाला है डायरेक्ट सेलिंग का। वो उसकी तैयारी में, वो अपनी टीम को सिखा रहे हैं, वो खुद सीख रहे हैं, वो प्रोडक्ट नॉलेज ले रहे हैं, वो नेटवर्क बिल्डिंग के तरीके सीख रहे हैं, वो तरह तरह की एजुकेशन ले रहे हैं अपने आप को और अपने आगे की तैयारियों को देखते हुए। और इस प्रकार के लोगों को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट, बदलाव की मानसिकता वाले लोग। देखिए, जीवन में आपने सुना होगा, जो समय पे बदल जाता है वो जीत जाता है और जो समय पे नहीं बदल पाता वो हार जाता है, पिछड़ जाता है। और ये लोग जो समय पे बदल रहे हैं वो जीत की तैयारी कर रहे हैं। मेरा ये मानना है, लाइफ इज ओनली एज गुड एज योर माइंडसेट। जिंदगी उतनी ही बेहतर होती है जितनी आपकी मानसिकता। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ पॉजिटिव है, अगर आपका माइंडसेट नेगेटिव है तो आपकी लाइफ नेगेटिव है। और मेरा पूर्ण विश्वास है कि टाइगर टीम का हर एक टाइगर इस तीसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, जो अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, जो अपनी टीम को लगातार अपग्रेड कर रहा है, जो अपनी तैयारियों को लगातार बढ़ा रहा है और जो पॉजिटिव बातें सोच रहा है, पॉजिटिव तैयारियां भविष्य को देख पा रहा है। सर, आज की परिस्थिति में इस समय हमें 3 काम इस समय जरूर करने हैं, जो मैं जिनसे मैं आपकी बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहला काम करना, आपको खुद का और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है सर। जान है तो जहान है सर। देखिए, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम बिजनेस तो कभी ना कभी खड़ा कर ही लेंगे। अगर हमें कुछ हो गया या हमारे परिवार में किसी को कुछ चैलेंज आ गया तो हमारे लिए आगे के रास्ते थोड़े डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को और अपने परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करें। और उसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना सर। आपको उसके लिए अपने आप को फिजिकली और मेंटली हेल्दी रखना है। उसके लिए क्या है, कुछ बेसिक स्टेप है। आप पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट का इस्तेमाल करें, आप लाइट फूड खाएं, आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, आप दिन में कुछ समय अपनी बॉडी को दें, कम से कम 40 मिनट आप अपनी बॉडी पे लगाएं। आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप कुछ लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल है। और जैसा कि गुरुदेव का आदेश है कि टाइगर टीम मई को हेल्थ अवेयरनेस मंथ के रूप में विकसित कर रही है। तो हमारा उद्देश्य है कि हम, देखिए, मेरा ये मानना है कि हम हमारे अकेले स्वस्थ रहने से हम स्वस्थ नहीं रह सकते। अगर हमारे पड़ोसी बीमार हैं, हमारे रिश्तेदार बीमार हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उसका को भी हम हेल्दी रखने में मदद कर पाएंगे। दूसरा, हमें अपनी कंपनी, अपलाइन और टीम के टच में रहना है सर। देखिए, हमारे महान गुरु दिनेश मोहन जी और कोच ऑफ टाइगर सब होता प्रॉपर्टी, और यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी है आपकी टीम। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का को टच में नहीं रखेंगे तो कोई गलत व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी के टच में आ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलत व्यक्ति आपकी टीम के टच में आए और उसे मिसगाइड करे। तो आप अपनी टीम के टच में रहें और रेगुलर उनको किसी भी माध्यम से, चाहे वो फिजिकल हो या डिजिटली, अपनी टीम के टच में रहें। और उससे भी ज्यादा जरूरी, आप खुद कंपनी और अपलाइन के टच में रहिए। देखिए, कई बार हो सकता है कि हमें बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आती, हम अपने लेवल के हिसाब से देखते हैं। हम में से किसी का बिजनेस 20,000 का हो सकता है, किसी का 2 लाख का हो सकता है, किसी का 5 लाख का, किसी का 20 लाख का, किसी का 50 लाख का, किसी का 2 करोड़ का। लेकिन कंपनी का बिजनेस हम सबसे बहुत ज्यादा बड़ा है। कंपनी आज 20,000 करोड़ के नेटवर्थ को संचालन करती है। तो कंपनी का कोई भी डिसीजन रहेगा, चाहे वो प्रोडक्ट की डिलीवरी को लेके हो या प्रोडक्ट के रेट्स को लेके हो,
तो हमें कंपनी के डिसीजन पे फेज रखना है और जैसा भी ऊपर से दिशा निर्देश आता है हमें वो अपनी टीम तक वो दिशा निर्देश पहुंचाना है। हमेशा याद रखना है कि हम मैसेज नहीं है, हम मैसेंजर हैं। जो भी जानकारियां आपको ऊपर से आ रही है वो अपनी टीम तक पहुंचाए। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण काम है आपको तुरंत 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 तत्काल प्रभाव से आज से अभी से आपको अपनी टीम को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। सर देखिए 2020 में आज से 1 साल पहले शायद हम में से किसी ने भी जूम ऐप का नाम नहीं सुना होगा, ना इस्तेमाल किया होगा, लेकिन अब समय बदल गया है। आज 1 साल हो गया है। आज कनेक्टिविटी का एकमात्र जरिया है डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसमें भी सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास जूम। अब हमें अपनी संख्या को जूम पे बढ़ाना पड़ेगा। मैं देख पा रहा हूं कि बहुत सारे ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिजिटल कनेक्टिविटी पे, लेकिन बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं जो किसी कारण से भी लैग कर रहे हैं, उनके बहुत ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग हर मीटिंग में कम से कम 2 मिनट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी टीम को लाने का पे बातचीत करें, लोगों को डिजिटली कैसे ज्वाइन होना है, जूम कैसे इस्तेमाल करना है सिखाएं। और जूम पे आने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप जूम में मीटिंगें देखते रहें। मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमें जूम का दर्शक नहीं बनना, हमें जूम का खिलाड़ी बनना है। दर्शक चाहे सलमान खान की फिल्म का हो या विराट कोहली के मैच का हो, दर्शक सिर्फ पैसे गवाता है, कमाता नहीं है। पैसे सिर्फ खिलाड़ी कमाता है। और हम जब तक जूम के दर्शक बने रहेंगे, मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे लोग हैं सुबह से शाम तक मीटिंग ही देखते रहते हैं। वीसी सर की मीटिंग खत्म होगी तो कदम सिंह की मीटिंग में चले गए, कदम सिंह की खत्म होगी तो दीपक पाफना के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, दीपक पाफना का ग्रुप खत्म हो गया तो वो दिनेश चौधरी के ग्रुप में चले गए। सर 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 हमें मीटिंगें देखनी है, लेकिन कौन सी मीटिंग देखनी है ये आपकी अपलाइन जो आपको गाइड करे वही देखनी है। मैं मीटिंग देखने के बजाय मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप छोटे छोटे अपने एंड पे अपना लिंक बनाकर अपनी टीम की 5-5 7-7 लोगों की मीटिंगें करना शुरू करें। आप उनको डिजिटली प्लान दिखाएं, आप उनको लिस्ट बनाना कैसे सिखाएं, आप उनको 6 बेसिक पे बात, आप डेली एक प्रोडक्ट पे आप 10 मिनट का सेशन लेना शुरू करें। आपको खिलाड़ी बनना है सर, दर्शक नहीं बनना। दर्शक सिर्फ पैसे गवाता है, खिलाड़ी पैसे कमाता है। और देखिए टीम तो ऑनलाइन हो रही है, टीम तो सोशल मीडिया का यूज कर रही है। अगर वो जूम का यूज नहीं कर रही तो वो कोई ना कोई पबजी या कोई ना कोई गेम खेल रही होगी। तो ये आपने देखना है कि आपकी टीम गेम खेल के, मूवी देख के, चैटिंग करके, फेसबुक का इस्तेमाल करके अपना टाइम बर्बाद कर रही है, क्योंकि वो भी ऑनलाइन है, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है। या फिर आपकी टीम जूम का इस्तेमाल करके अपने आप को और अपनी टीम को ट्रेंड कर रही है। और चौथा काम जो आपको इस समय करना है, फोकस ऑन बिजनेस क्लोजिंग। सर आपको बिजनेस क्लोजिंग पे बहुत ध्यान देना है सर। एक मैच है, मैच में आपने 49 ओवर कैसा बैटिंग करी, कैसा खेला, उस पर मायने नहीं रखता। आखिरी ओवर में अगर आपने टीम को जिता दिया तो आपको फायदा होगा उससे। आपने 28 अपनी टीम की एक शानदार क्लोजिंग करा दी तो आप अपनी टीम को अगले 30 दिन के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मैंने कहीं सुना था कि अगर आप अपनी एक टीम को दिन में एक कॉल करते हैं तो आप उसका पूरा दिन उसको चार्जिंग भर देते हैं। अगर आप उसको एक सेमिनार में लेके आते हैं तो उसका पूरा हफ्ता चार्ज भरा रहेगा। लेकिन अगर आप अपने एक लीडर का एक प्रॉपर स्लैब लगवा देते हैं, उसकी एक प्रॉपर क्लोजिंग करवा देते हैं, तो आप उस पर पूरे महीने की उसको चार्जिंग दे देते हैं। और अगले 3 दिन में आप ऐसा बहुत सारे लोगों को फुल डे 30 दिन की पूरी चार्जिंग दे सकते हैं एक प्रॉपर क्लोजिंग को लेके। और लीडर कौन होता है? मुझे मालूम है सर परिस्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। लीडर कौन होता है? लीडर वो व्यक्ति होता है जो हर आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास रखे। सर आपदा, अवसर और साहस 3 शब्द है यहाँ पर। सर आपदा कोरोना के रूप में, लॉकडाउन के रूप में, महामंदी के रूप में हमारे सामने है। हमें आरसीएम का इस्तेमाल करके इस आपदा को अवसर में बदलना है। और ये अवसर में वही बदल पाएगा जो साहस रखेगा। मुझे मालूम है स्थिति अच्छी नहीं है, मुझे मालूम है लॉकडाउन है, दुकानों पे सामान सप्लाई नहीं पहुंच पा रहा है, हम पिकअप सेंटर पे सामान लेने नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमने एक बेहतर क्लोजिंग करी तो हम एक बहुत बड़ा कीर्तिमान खड़ा कर सकते हैं। और जो लीडर कौन होता है? जो विपरीत परिस्थितियों में लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे और टीम को भी बढ़ाता रहे। सर मैं समझ सकता हूं समय अच्छा नहीं है, आपने जो लक्ष्य बनाए होंगे हो सकता है उन लक्ष्यों को थोड़ा संशोधन करने की जरूरत पड़े, लेकिन लीडर लक्ष्य नहीं बदलता, लक्ष्य को पूरे करने के तरीके बदलता है। और मुझे मालूम है यहाँ जुड़े हुए सभी लोग लीडर हैं, तो आप उन तरीकों को अपनाएं। थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचिएगा अगले 3 दिन में हम कैसे एक शानदार क्लोजिंग कर सकते हैं जिससे कि हम आने वाले दिनों में हमारी इनकम फ्लो को डिस्टर्ब ना हो पाए। आज बहुत सारे नए साथी हैं, मैं उन सभी का वेलकम करना चाहूंगा। और मैं अपना परिचय देता हूं क्योंकि बहुत सारे साथी जो है मुझे नहीं जानते हैं या नाम से जानते हैं। तो मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं बेसिकली गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूँ। गुड़गांव अपने आप में एक बहुत बड़ा मल्टी सिटी है। पूरे इंडिया में ये साइबर सिटी के नाम से, ऑटोमोबाइल हब के नाम से, पता नहीं किन किन नामों से जाना जाता है, लेकिन मेरे नजर में गुड़गांव एक मिनी इंडिया है, क्योंकि पूरी हिंदुस्तान
से लोग रोजगार की तलाश में इस शहर में आते हैं और लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार यहाँ मिलता है। उस शहर का मैं रहने वाला हूँ। बेसिकली मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूँ तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ और वो सभी चैलेंजेस जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने जीवन में फेस करता है वो मैंने अपने जीवन में फेस किए हैं। मिडिल क्लास व्यक्ति के साथ समस्या क्या होती है, उसकी सोच और उसके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, लेकिन समस्या यह है कि उन इच्छाओं और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास कोई संसाधन नहीं होता, उसके पास कोई सोर्स नहीं होता। उस सोर्स के अभाव में, उस संसाधन के अभाव में उसके सपने संघर्ष का रूप ले लेते हैं और मैंने ऐसा जीवन देखा है। लेकिन मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मेरे परिवार ने मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाई। मेरे पिताजी ने मुझे अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर पढ़ाया लिखाया और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने मुझे सिखाई कि इस दुनिया में सोचने और सपने देखने का कोई खर्चा नहीं लगता। उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया कि जीवन में जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा सोचिए, क्योंकि बड़ा सोचे या छोटा सोचे, सोचने का कोई चार्ज नहीं लगता और जब चार्ज नहीं लगता तो हमेशा बड़ा सोचना चाहिए। और ऐसा ही कुछ माइंडसेट मेरा बचपन से हो गया। लेकिन हम जिस परिवेश में पले बड़े होते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव होता है, क्योंकि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से मैं से पैदाइश हूँ जहां पर ज्यादातर लोग जॉब करते थे। मेरे फादर साहब जॉब करते थे, जितने रिलेटिव्स हैं, जो चाचा ताऊ हैं, वो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे। तो बचपन से एक माइंडसेट हो गया कि यार जीवन में अगर आपको बड़ा कुछ करना है तो आपको जॉब करनी पड़ेगी, और उसी मानसिकता के साथ पढ़ाई लिखाई करी और एक अकाउंटेंट के कैरियर अकाउंटेंट के रूप में मैंने अपने कैरियर की शुरुआत करी। आज से 15-16 साल पहले करीबन 30-32 हजार रुपए की इनकम थी। कुछ 25,000 बुक्स मेंटेन करके 5-7 हजार रुपए कमा लेता था। आज हो सकता है 30-32 हजार रुपए कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन आज से 15-16 साल पहले अपने आप में एक ठीक ठाक इनकम समझी जाती थी। लेकिन कुछ समय जॉब करने के बाद जो जॉब का कॉन्सेप्ट होता है वो मेरा बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए, जैसा आज हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि पहले हम बिचौलियों के थ्रू सामान आता था, अब डायरेक्ट आने लग गया। बिचौली हट गया तो बिचौलियों का पैसा आप और हमें मिलने लग गया। लेकिन उसी प्रकार जॉब का भी कॉन्सेप्ट है और मैं हैरान हूं कि लोगों को 3-3 पीढ़ियां हो गई जॉब करते हुए, लेकिन उन्हें अभी तक ये जॉब का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है। जॉब का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भूखा मरने नहीं दूंगी और तरक्की करने नहीं दूंगी। जॉब चाहे 1,500 की हो चाहे 1.5 लाख रुपए महीने की हो, वो सिर्फ आपकी जरूरतें ही पूरी कर सकती है। आपकी इच्छाएं और सपने पूरा करना जॉब की बस की बात नहीं है। और ये बात मुझे मैं लकी हूं कि बहुत अर्ली स्टेज ऑफ अपनी लाइफ में मुझे समझ में आ गई। मन में एक बेचैनी रहती थी, यार कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले, कोई ऐसा काम मिले कि एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़े, थोड़ा फालतू भागदौड़ करना पड़े, लेकिन जीवन में जो सपने देखे वो सपने पूरे हो सके। और मैं लकी मानता हूं अपने आप को कि परमात्मा हमें ऐसे अवसर देता है जब हम सच्चे दिल से कुछ सोचते हैं। तो इस एक अवसर के रूप में आरसीएम बिजनेस मेरे परिवार में आया आज से 15-16 साल पहले। और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि इसलिए नहीं कि बिजनेस मेरे परिवार में आया, बल्कि ये बिजनेस मेरे परिवार को और मुझे समझ में आया। मैं अनफॉर्चुनेटली आज 14-15 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद, इस इंडस्ट्री को समझने के बाद में मुझे कहते हुए कतई हैरानी नहीं होती कि ज्यादातर लोगों को तो ये इंडस्ट्री समझ में ही नहीं आती। वो तो सिर्फ इसी चक्कर में उलझ के रह जाते हैं कि यार एक व्यक्ति नमक नमकीन खाने से कैसे पैसे कमा सकता है, कैसे जिंदगी बदल सकती है। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहना चाहता हूं सर, 15 साल 14 साल इस इंडस्ट्री को जीने के बाद की जिंदगियां बदलती हैं। लाखों लोगों की बदली है, मेरी बदली है, बहुत सारे लोगों की बदली है, आपकी भी बदल सकती है अगर आप इस पर विश्वास करेंगे तो। बहुत अर्ली स्टेजेस में मुझे एक बुक पढ़ने का मौका मिला, 21वीं सदी का व्यवसाय। 2009 में ये बुक मुझे पहली बार पढ़ने का मौका मिला और यहाँ से कुछ माइंडसेट चेंज होना शुरू हुआ। ईमानदारी से बताऊं सर, इससे पहले मैं भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं था इस इंडस्ट्री के प्रति। मेरा भी ऐसा ही मानना था कि ये बेकार का काम है, बेकार के लोग इस प्रकार का काम करते हैं, और स्पेशली जिन लोगों को कोई नौकरी वगैरह नहीं मिलती वो लोग मेंबर चेन, लोग जोड़ना और ये सब काम करते हैं। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद, कुछ कामयाब लोगों की संगत करने के बाद और इंडस्ट्री के स्पेशलिस्ट लोगों से सीखने के बाद समझ में आया कि ये आने वाली सदी का बहुत बड़ा व्यापार है। और एक मीटिंग में जाने के बाद लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई। उस मीटिंग में मुझे पहली बार पता चला कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। पहली कैटेगरी है उन लोगों की जो पैसे के लिए काम करते हैं। 95% लोग, कोई नई बात नहीं थी, मैं जानता था सब लोग ऐसे ही होते हैं। मैं पैसे के लिए काम करता हूं, मेरे पिताजी पैसे के लिए काम करते हैं, मेरे दादाजी ने पैसे के लिए काम किया, आप पैसे के लिए काम करते हैं, एक डॉक्टर पैसे के लिए काम करता है, एक इंजीनियर पैसे के लिए काम करता है, एक वकील पैसे के लिए काम करता है, एक साहूकार पैसे के लिए काम करता है, एक प्लम्बर पैसे के लिए काम करता है, एक लोहार पैसे के लिए काम करता है। तो ये कोई नई बात नहीं थी। लेकिन उसी मीटिंग में मुझे एक बात पता चली जीवन में पहली बार कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए पैसा भी काम करता है, और ये मात्र 5% लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी नहीं है। वहां मुझे पता चला कि जब तक मैं पैसे के लिए काम करूंगा, मुझे काम पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा।
अगर मैं काम करूंगा तो पैसा आएगा, काम नहीं करूंगा तो पैसा नहीं आएगा, काम ज्यादा करूंगा तो पैसा ज्यादा आएगा, काम कम करूंगा तो पैसा कम हो जाएगा, और किसी दिन खुदा ना खास्ता अगर मैं काम करने लायक नहीं रहा तो उस दिन पैसा आना बंद हो जाएगा। लेकिन वहां मुझे पता चला कि 5% लोग दुनिया में ऐसे हैं जो सो रहे हैं तब भी पैसा कमा रहे हैं, जब खेल रहे हैं तब भी पैसा कमा रहे हैं, जो घूम रहे हैं तब भी पैसा कमा रहे हैं, जब वो बीमार है तब भी पैसा कमा रहे हैं, और खुदा ना खास्ता अगर वो इस दुनिया से चले जाएं उसके बाद भी उनको लगातार पैसा आता रहेगा। तो ये एक नई चीज थी, एक नया माइंडसेट मुझे उस मीटिंग में जाने के बाद पहली बार मुझे मिला, और यहां से मेरे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आना शुरू हुआ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेके। क्योंकि मैं अकाउंट्स बैकग्राउंड से था तो मैंने वारेन बफे को बहुत पढ़ा था। दुनिया के पिछले 40 सालों से टॉप 4 लोगों में इनका नाम आता है, कभी पहले नंबर पे आ जाते हैं, कभी चौथे नंबर पे आ जाते हैं, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, लेकिन पहले 4 लोगों में, अमीर लोगों में इनका नाम रहता है। ये कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल यू डाई। अगर आप कोई ऐसा सोर्स नहीं ढूंढ लें जहां पर आपको सोते समय भी पैसा आए, तो आपको मरते दम तक पैसा के लिए काम करना पड़ेगा। और मैं ईमानदारी से बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं पूरी जिंदगी मेहनत नहीं करना चाहता था, मैं पूरी जिंदगी पैसे के लिए भागना नहीं चाहता था, मैं मरते दम तक पैसे के लिए काम नहीं करना चाहता था। तो मैंने मन बनाया कि ये काम किया जाए। और यहां पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में मौका मिले तो आप किस कैटेगरी का हिस्सा होना चाहेंगे? आप पैसे के लिए काम करना चाहेंगे, या फिर आप पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहेंगे? और बल्कि मैं तो ये कहता हूं, ये सवाल ही गलत है। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मेरा तो ये मानना है सवाल ही गलत है, क्योंकि पहली कैटेगरी का तो ऑलरेडी हम हिस्सा हैं, पैसे के लिए तो हम काम कर ही रहे हैं। बल्कि सवाल ये होना चाहिए था, अगर हमें जीवन में मौका मिले कि पैसा हमारे लिए काम करे, या हमें जीवन में मौका मिले उन 5% लोगों में आने का, तो क्या हमें ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और मैं आपके जवाब पढ़ पा रहा हूं, और आपकी भावनाएं समझ पा रहा हूं आपके चेहरे को देख के कि आप दूसरी कैटेगरी में आना चाहेंगे, आप भी मेरी तरह उन 5% लोगों की कैटेगरी में आने चाहेंगे। मैंने आज से 14 साल पहले डिसीजन लिया कि नहीं बनना है भीड़ का हिस्सा, हमको बनाना है अपना किस्सा, और उसके साथ शुरुआत हुई। लेकिन 5% लोगों में आने का इतना आसान नहीं है। 95% लोगों की मानसिकता को छोड़कर 5% लोगों में आना बहुत टफ होता है। 5% लोगों में आने के लिए आपको 2 काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो आपको वो काम करना छोड़ना पड़ेगा जो 95% लोग करते हैं। जब तक आप 95% वाले काम करते रहेंगे, आप कभी भी 5% लोगों की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। आपको आज से तत्काल प्रभाव से, अभी से वो सारे काम बंद करने पड़ेंगे जो 95% लोग करते हैं। 95% लोग क्या करते हैं? 95% लोग अपने टाइम को वेस्ट करते हैं। 95% लोग क्या करते हैं? आलतू फालतू की बात करते हैं। 95% क्या करते हैं? दूसरे की टांग खींचते हैं। 95% लोग क्या करते हैं? 95% लोग अपने मूड के अनुसार चलते हैं। वो मूड होता है तो फोन उठाते हैं, मूड होता है तो सामान खरीदने जाते हैं, मूड होता है तो मीटिंग में ज्वाइन करते हैं, मूड होता है तो अपनी टीम को कॉल करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा जरूरी हो जाएगा, उसी दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। जब तक आप मूड के अनुसार चलेंगे, आप 95% में ही बने रहेंगे। अगर आपको मूड के अनुसार, मूड को, अपने काम को ज्यादा महत्व देंगे, तो आप अपनी श्रेणी बदल सकते हैं। और दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, आपको तत्काल प्रभाव से, अभी आज से ही आपको वो काम करने शुरू करने पड़ेंगे जो 5% लोग करते हैं। 95% वाले काम करते करते कभी भी आप 5% लोगों में नहीं आएंगे। आपको 5% वाले काम करने शुरू करने पड़ेंगे। और 5% लोग क्या करते हैं, जगदीश साहब जानना चाहेंगे? 5% लोग कहते हैं, इफ यू वांट टू बी रिच, डू व्हाट रिच पीपल डू। वो कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो वो कीजिए जो अमीर लोग करते हैं। और अमीर लोग क्या करते हैं? अमीर लोग अपना 100 घंटा लगाने के बजाय 100 लोगों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं, एक एक घंटा उनका लगवाते हैं। और इसी को बिजनेस की भाषा में कहा जाता है नेटवर्किंग। और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ ऐसे अमीर लोगों के उदाहरण जिन्होंने नेटवर्क बना के दुनिया में 5% लोगों की श्रेणी में अपना नाम शामिल किया। कुछ लोग अगर अनम्यूट हो सकते तो मैं जानना चाहूंगा, ये क्या है सर? मैकडॉनल्ड्स का नाम सुना जगदीश भाई? यस सर, यस सर। सर किस लिए प्रसिद्ध है? बर्गर और बहुत सारे आउटलेट्स पूरे वर्ल्ड में हैं इनके सर। ओके ओके ओके। ज्यादातर लोगों को लगता है कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर की वजह से मैकडॉनल्ड्स बना। आप मुझे बताइए सर, जगदीश भाई, बाटा चौक पे मैकडॉनल्ड्स से बढ़िया बर्गर बनाने वाला है, लेकिन क्या आप उसका नाम जानते हैं सर? नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, आप पलवल के रहने वाले हैं, इसलिए आपको फरीदाबाद का नहीं मालूम है। पलवल में भी अलीगढ़ चौराहे पे मैंने सुना है कि नथुराम बहुत बढ़िया समोसे बनाता है। आप उसको जानते हैं क्या साहब? हाँ सर, वो तो अपने शहर में ही है ना बस। हाँ, तो समझिए सर, यही बात हमें समझना है कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर की वजह से प्रसिद्ध नहीं है। मैकडॉनल्ड्स बर्गर की वजह से हम उसे नहीं जानते। हम इसलिए जानते हैं कि मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर बनाने वालों का नेटवर्क बनाया। आज मैकडॉनल्ड्स के पास पूरी दुनिया में 1,25,000 आउटलेट हैं।
अगर एक आउटलेट से पर डे 100 बर्गर बिके तो इसका सीधा सा मतलब है 125 करोड़ बर्गर पर डे बिकते हैं सर। अगर बर्गर बनाने बैठ जाए मैकडोनल्ड का पूरा खानदान तो अगले 100 जन्म में भी 125 करोड़ मैकडोनल्ड बर्गर नहीं बना सकता सर। यस तो हमें ये गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी कि वो मैकडोनल्ड बर्गर बना के अमीर बना। उसने बर्गर बनाने वाले और बेचने वालों का नेटवर्क बनाया है सर। बाटा का नाम सुना होगा सर आपने। यस हर यस शहर में हिंदुस्तान में ये बाटा बहुत प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है सर? बाटा जूते चप्पलों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कुछ साथी। बिल्कुल जूते चप्पलों के लिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बाटा इसलिए बाटा बना क्योंकि जूते चप्पल बनाता है। अरे जूते चप्पल तो आपकी गली के नुक्कड़ पे भी बहुत सारे लोग बनाते हैं। जूते चप्पल बनाने वालों के घर तो हर गांव में 2-4 घर रहते हैं। क्या आप उनको जानते हैं? नहीं आप उनको नहीं जानते क्योंकि बाटा सिर्फ अकेले जूते चप्पल बना के नहीं बना। बाटा के पूरे हिंदुस्तान में 8,000 आउटलेट है। अगर एक आउटलेट से 100 जोड़ी जूते चप्पल बिकते हैं तो एक दिन में 8 लाख जोड़ियां जूते चप्पल बिकते हैं सर। इसका मतलब यह है कि बाटा का अगर पूरा खानदान जूते जोड़ी चप्पल बनाने बैठ जाए तो पूरी जिंदगी में 8 लाख जोड़ियां नहीं बना सकता, उतना वो एक दिन में बेच रहा है क्योंकि उसने नेटवर्क बनाया सर। 8,000 डीलर्स का नेटवर्क बनाया। आपने और हमने जियो का नाम सुना होगा सर। सुना है जगदीश भाई? यस सर यस सर। क्या है सर ये सिम है सर जियो सिम की। है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या आज से 4 साल 5 साल पहले जियो की सिम थी सर? नहीं सर। लेकिन ये सिम ये मोबाइल तो हम पिछले 20 सालों से यूज कर रहे हैं। लेकिन अगला पिछले कुछ 3 सालों में जियो ने ऐसा क्या कर दिया कि सब चीजों को पछाड़ के जियो आगे निकल गई। सर जियो ने सिर्फ सिम नहीं दी, जियो ने सिम देखकर एक नेटवर्क बनाया सिम यूज करने वालों का। आज हिंदुस्तान में 50 करोड़ यूजर हैं जियो के। अगर एक यूजर से पर मंथ 100 रुपए का रिचार्ज हो तो पर मंथ 5,000 करोड़ का बिजनेस होता है सर जियो का। यस इसका मतलब ये आप समझ रहे हैं सर कितना बड़ा। ये जितने भी लोग हैं ये सब लोगों ने क्या किया सर? इन सब लोगों ने नेटवर्क बनाया। और आपको भी और हमें भी ये समझ अपने दिमाग में गांठ बांध लेनी है कि हम अकेले हेल्थ कार्ड बेचकर, हम अकेले गामा ओरिजिनल का इस्तेमाल करके, हम अकेले नमक नमकीन खा के हम लखपति करोड़पति नहीं बन सकते। हम 95% लोगों से की भीड़ से निकल के 5% लोगों में नहीं आ सकते। हमें सब नेटवर्क बनाना पड़ेगा। हाँ समस्या यह है कि हमारे पास 2.5 लाख करोड़ रुपया नहीं है कि हम पूरे हिंदुस्तान में हजार रुपए का सामान फ्री बांटे 1 साल और 1 साल बाद सबका कार्ड बनवा दे और आप बोले पैसे देके खरीदो। हमारे पास हो सकता है 8,000 दुकानें नहीं है जहां पर हम फ्री में राशन बांट दें। लेकिन हर हिंदुस्तानी के पास 2 ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करके वो रिलायंस से बड़ा नेटवर्क बना सकता है, वो मैकडोनल्ड से बड़ा नेटवर्क बना सकता है। बल्कि मैं तो ये कह सकता हूं कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से बड़ा नेटवर्क बना सकता है। और ये 2 चीजें हर हिंदुस्तानी के पास है। सबसे पहला है कुछ खाली समय। आप देखिए चाहे अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी उसका बैकग्राउंड हो, हर व्यक्ति को परमात्मा ने 24 घंटे दिए और उन 24 घंटों में से 17-18 घंटे का उसके पास लेखा जोखा है। लेकिन उसके पास अभी भी 5 से 6 घंटे ऐसे हैं जिसका उसके पास कोई अकाउंटिंग नहीं है। अगर इन 5 से 6 घंटों का उसने सही इस्तेमाल किया, सही रास्ता इस्तेमाल करने का ढूंढ लिया तो वो नेटवर्क बना सकता है। और दूसरा उसके पास है कुछ खास जानकार। सर नेटवर्क रास्ते चलते लोगों का नहीं बनता सर। नेटवर्क में आपको बस में प्लान नहीं दिखाना, बस में चलते आदमी को नहीं ज्वाइन कराना, ट्रेन में बैठे आदमी को ज्वाइन नहीं कराना। कोई नहीं जुड़ता सर आपके साथ अनजान, सब जानकार जुड़ते हैं। और हर इंसान के पास जानकार है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को अनाथ भी कहता है तो उस अनाथ को भी पाल पोस कर किसी ने बड़ा किया होगा। हो सकता है उसके सगे ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ जानकार हर व्यक्ति के पास है। और कुछ खाली समय हर दिन एक व्यक्ति के पास रहता है। उस खाली समय का इस्तेमाल करके कुछ खास जानकार लोगों को जानकारी देके वो हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर सकता है सर। और अगर हमने नेटवर्क खड़ा कर लिया तो हम भी उन लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं जो सोते समय भी पैसा कमाते हैं। क्या आप आना चाहेंगे साहब? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल आना चाहेंगे। और ये बात मुझे आज से 14 साल पहले समझ में आ गई थी। और जिस समय मुझे ये बात समझ में आई मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और इस बिजनेस को फुल टाइम करने का मन बनाया। जब मैंने फुल टाइम करने का मन बनाया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जॉब छोड़ने की क्या जरूरत थी, आप जॉब के साथ भी इस काम को कर सकते थे। लेकिन मेरा एक मानना है कि मल्टीटास्किंग इज अ मिथ ड्यू टू विच परफॉर्मेंस बिकम। मल्टीटास्किंग एक मिथ है, एक भ्रम है। हमें बहुत बरगलाया जा रहा है कि आप एक साथ कई काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप करना चाहें तो 10 काम कर सकते हैं। नहीं कर सकते सर। परमात्मा ने हमें एक समय में एक काम करने के लिए ही बनाया है। हम तो ऐसे प्राणी हैं, अगर हम टीवी देख रहे हैं और अचानक किसी का मोबाइल आ जाए, फोन आ जाए, तो हम टीवी देखते देखते फोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। या तो हमें टीवी बंद करना पड़ता है
या फिर टीवी की आवाज कम करनी पड़ती है, तब जाकर हम उस फोन को अटेंड कर पाते हैं। और यहाँ लोगों को लगता है कि नौकरी भी कर ले, ओवर टाइम भी कर ले, उसके बाद एक दुकान भी चला ले, उसके बाद रिश्तेदारी की शादियां भी निभा दे और उसके बाद तू डायमंड भी बन जा। सर क्या ऐसा पॉसिबल है जगदीश भाई? नो सर, नो सर। और यही बात मुझे आज से कुछ साल पहले समझ में आ गई थी। मैंने अपनी जॉब को क्विट किया और फुल टाइम इस काम को करना शुरू किया। और आज काफी अपने आप को लक्की मानता हूँ। लेकिन जब मैंने काम फुल टाइम करना शुरू किया तो ये जो डिसीजन ये था ये बहुत ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि आज तो बड़ी बड़ी रिपोर्ट छपी हैं। केपीएमजी कहती है 2025 में, सरकार कह रहे हैं, अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का युग आ गया है। लेकिन आज से 12 साल पहले जब मैंने फुल टाइम होने का डिसीजन लिया था, 13 साल पहले, उस समय इतनी सक्सेस रेशियो नहीं थी। उस समय कामयाबी बहुत कम थी। मात्र 100 में से 3 लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कुछ आता है। ज्यादातर लोग रोते हुए मिलते थे, ज्यादातर लोग ये कहते हुए मिलते थे कहां फंस गए, पता नहीं, पैसा ही नहीं आ रहा है। और जब मैंने फुल टाइम होने का डिसीजन लिया तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब आपका कैरियर तबाह हो जाएगा। जब तक जॉब के साथ कर रहे थे तब तक तो ठीक था, पैसा नहीं आता तो कोई बात नहीं, जॉब से सैलरी तो आ रही थी। लेकिन जब मैंने जॉब छोड़ के फुल टाइम करने का मन बनाया तो लोगों ने तरह तरह की बातें कही। लेकिन मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता था, पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं, पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से नहीं हौसलों से उड़ान होती है, और सपने केवल उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। और मेरा एक बहुत फेवरेट लाइन है, डर के आगे जीत है। सर जब तक आप डरेंगे, आपने अपने जीत के रास्ते बंद कर रहे हैं। अगर आपको जीत के रास्ते खोलने हैं तो आपको डर से आगे निकलना पड़ेगा। मुझे मालूम है, छक्का मारना है तो क्रीज से बाहर निकलना पड़ेगा। क्रीज से बाहर निकल के छक्का मारने में स्टंप होने का खतरा है, लेकिन यह भी गारंटी है क्रीज में खड़े खड़े छक्का नहीं लगेगा सर। और मैंने वो डर से आगे निकला और आज इस इंडस्ट्री में मैंने 14 साल अपने पूरे कर लिए हैं परमात्मा की दया से। 512 रुपए से सफर शुरू होके आज टोटल फैमिली इनकम की बात करें तो 6 करोड़ से ज्यादा की इनकम इस इंडस्ट्री से मेरे परिवार में आ चुकी है। लेकिन मैंने जब कभी कभी मैं सोचता हूं तो मैं रियल में सोचता हूं कि यार क्या आरसीएम या नेटवर्क मार्केटिंग में ही इतना कम रेशियो है क्या? क्या दूसरे धंधों में जितने लोग जुड़ते हैं क्या सारे लोग कामयाब हो जाते हैं क्या? तो मैंने कुछ समय पहले कुछ आंकड़े निकाले और वो आंकड़े मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि रियलिटी क्या है। जब हम कैरियर की बात करते हैं, जब हम अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को कहीं किसी इंडस्ट्री में या किसी कैरियर में, प्रोफेशन में डालना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है आईएएस, आईपीएस, यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम या यूपीएससी के एग्जाम। तो मैंने यूपीएससी के एग्जाम से शुरुआत करी, क्योंकि यूपीएससी या सिविल सर्विस के नाम पे कोटा जैसे शहर में अरबों खरबों रुपए का व्यापार हो रहा है कोचिंग के नाम पे। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है कोचिंग के नाम पे। तो मैंने सोचना चाहा कि हिंदुस्तान का हर पेरेंट अपने बच्चों को यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करवा रहा है, आखिर सक्सेस रेशियो क्या है इस सेक्टर का? तो लेटेस्ट आंकड़े हैं सर, 2019 के हैं, 2020 या 21 के नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद आंकड़े के दिखा रहा हूं, कोरोना से पहले के आंकड़े दिखा रहा हूं। 2019 में तो कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। 2019 के आंकड़े ये बताते हैं कि 2019 में यूपीएससी एग्जाम के लिए 8 लाख लोगों ने अप्लाई किया, उसमें से मात्र 11,845 लोगों ने वो एग्जाम क्लियर किया और उसमें से 2,000 लोग सिर्फ शॉर्टलिस्ट हुए और उनमें से सिर्फ 800 लोगों का सिलेक्शन हुआ। जगदीश जी अगर कैलकुलेटर है आपके आसपास तो आप जरा 800 लोगों को 8 लाख लोगों को भाग दीजिए सर 800 में से, तो आपका कैलकुलेटर जवाब देगा 0.001। यानी 10,000 लोगों में से एक आदमी को सक्सेस मिली है सर। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो इससे लाख गुना अच्छी है सर, 100 में से 3 को गारंटी देती है। और मैं तो ये कहता हूँ 100 की गारंटी है अगर वो सिस्टम पे रह के काम करे। लेकिन मेरे मन ने कहा कि यार ये यूपीएससी सिविल सर्विस तो ऑल इंडिया का एग्जाम है, हो सकता है थोड़ा टफ होता होगा, इसलिए ज्यादा लोग क्लियर नहीं कर पाते होंगे। तो स्टेट लेवल का एसएससी जो स्टेट सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम होता है उसका आंकड़ा देखते हैं। तो उसका जो 2017 का जो आंकड़ा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। 30 लाख लोगों ने 2017 में अप्लाई किया सर, और इन 30 लाख लोगों में से जो सक्सेस रेशियो है वो है 0.3। यानी आप समझ लीजिए सर 30,000 लोगों में से एक आदमी, सिर्फ एक आदमी क्लियर कर पा रहा है सर एसएससी का। हम तो 100 लोगों में से 3 की गारंटी और 100 के 100 का वादा करते हैं कामयाबी का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, रेलवे की नौकरी के लिए बहुत हिंदुस्तानी बहुत दीवाने हैं, रेलवे की सरकारी नौकरी के लिए, चाहे वो चपड़ासी ही क्यों ना लग जाए, चाहे वो स्वीपर ही क्यों ना लग जाए, रेलवे के पीछे बहुत भागते हैं हिंदुस्तानी लोग। पिछले 3 सालों में रेलवे ने सर 90,000 जॉब निकाली है और आप हैरान रह जाएंगे, 90,000 जॉबों के लिए 2,80,00,000 लोगों ने अप्लाई किया है सर। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आप समझ लीजिए सर कि हर
30,000 लोगों पे 9 लोगों को सिर्फ नौकरी मिल रही है सर। हम तो सर 100 के 100% की गारंटी देते हैं, और 3 का तो आंकड़ा जग जाहिर है कि 3% लोग तो 100 में से डायमंड बनते ही बनते हैं। बैंकिंग हिंदुस्तान में ग्रामीण क्षेत्र में स्पेशली बैंकिंग की नौकरी को बहुत महत्व देते हैं। 2.8% का सक्सेस रेशियो है सर। और मैं ऐसे सैकड़ों आपको उदाहरण दिखा सकता हूं जो मैंने पिछले कुछ समय में कलेक्ट किए हैं सर। हिंदुस्तान में पीएमटी मेडिकल की तैयारी करते करते लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, और उन्हें पे 80%, 90%, 95% लोगों को मेडिकल में एंट्रेंस भी नहीं मिलती, उनको एडमिशन भी नहीं हो पाता लाखों रुपए की कोचिंग करने के बावजूद। और जो लोग एडमिशन कर पाते हैं उनमें से भी 50% से ज्यादा लोग कभी डॉक्टर नहीं बन पाते। और सर बहुत सारे मेरे पास आंकड़े हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी आंकड़े हम किसी दिन, तो मैंने लोगों को कहा कि यार क्यों नहीं हम आरसीएम को कैरियर के रूप में कर सकते। आरसीएम तो इन धंधों से बहुत लाख गुना दर्जा है। कोई धंधा 10,000 में 1 को कामयाबी दे रहा है, कोई 30,000 में 9 लोगों को कामयाब कर रहा है। हम तो 100 के 100% लोगों को गारंटी देते हैं जो अगर सिस्टम पर अगले 5 साल सिस्टम पर रह के काम करें। लेकिन समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लोगों को मालूम ही नहीं है कैरियर किसे कहते हैं। हर आदमी से बात करो, अभी कैरियर की तैयारी कर रहा हूं, हर पेरेंट से बात करो, मेरा बच्चा कैरियर को लेकर बहुत सीरियस है। अरे आखिर कैरियर है क्या, इस शब्द की परिभाषा तो समझिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं कैरियर की परिभाषा से। कैरियर एक ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ चीजें मिले, सिर्फ एक चीज नहीं। बहुत सारे लोग कैरियर का मतलब पैसा मान लेते हैं। कैरियर एक ऐसा काम है जिसमें आपको कुछ चीजें मिले, और कुछ में कम से कम 5 चीजें तो आपको मिलनी चाहिए उस चीज से। सबसे पहला कैरियर में आपको मिलना चाहिए रेगुलर ग्रोइंग इनकम। इनकम नहीं, रेगुलर और ग्रोइंग इनकम, 2 शब्द है यहाँ पर सर, रेगुलर है और ग्रोइंग इनकम है। अगर आपको एक इनकम आए, जगदीश जी आपको एक जॉब लग जाए 20,000 रुपए की, हर महीने आपको 20,000 रुपए आए, 2021 में भी, 2022 में भी, 2025 में भी, 2035 में भी 20,000 रुपए आए रेगुलर, काम चल जाएगा सर? नहीं सर, क्योंकि सर वो 20,000 के रेगुलर तो आ रहा है लेकिन ग्रो नहीं हो रहा, क्योंकि खर्चे ग्रो हो रहे हैं, लेकिन इनकम का भी ग्रो होना जरूरी है। तो कैरियर में जो पहली चीज आपको ढूंढनी है, वो ढूंढनी है कि ऐसा कैरियर ढूंढना है जहां पर आपको रेगुलर और ग्रोइंग इनकम ऑप्शन हो, ना कि सिर्फ रेगुलर इनकम का ऑप्शन हो। दूसरी चीज, गुड या लग्जरी लाइफस्टाइल। सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास पैसा बहुत है, लाखों करोड़ों रुपए उनके बैंकों में है। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है जिनकी कई कई पीढ़ियां बिजनेस करते हो गई, लेकिन उनके पास लाइफस्टाइल के नाम पे कुछ नहीं है सर। सुबह से शाम तक एक गद्दी पे बैठे रहते हैं, पेट इतना फूल गया है भगवान जाने, और उनके आप कोई आनंद नहीं ले पा रहे। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूं, यहाँ पर जमीनों के रेट बहुत आसमान को छू रहे हैं। एक एक किले के 20-20 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला है। ऐसे ऐसे किसान हैं जिनके पास 500-500 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में आए, लेकिन जब आप उनके लाइफस्टाइल देखेंगे, जब आप उनके घर जाके देखेंगे, उन्होंने गाड़ियां खरीद ली हैं महंगी महंगी, लेकिन जब वो गाड़ी के सामने खड़े होते हैं तो चाबी दिखाने के बावजूद भी सामने वाला मानता नहीं कि इसकी गाड़ी है, क्योंकि लाइफस्टाइल नहीं है। उनके घर जाओगे तो आज भी टूटी चप्पलें हैं, टूटी खाटों में वो लोग सोते हैं। तो एक ऐसा कैरियर एक ऐसा काम होता है जहां पर आपको पैसे के साथ साथ एक लाइफस्टाइल, एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीने का मौका मिले। तीसरी, टेंशन फ्री लाइफ। सर बहुत सारे लोग पैसे तो कमा लिए हैं, लेकिन उनके पास टेंशन भी उन्होंने कमा ली है। जितना बड़ा उनका बैंक बैलेंस है, उतनी ही बड़ी लिस्ट उनके जीवन में बीमारियों की जुड़ चुकी है। एक ऐसा काम जिसमें टेंशन फ्री, पैसा आए लेकिन वो पैसा अगर स्ट्रेस फ्री आए तो ही मजा है। अगर पैसा आए, हर साल हर महीने लाखों रुपए आए, लेकिन हर 2 लाख के चेक के साथ एक बीमारी अगर आपको फ्री में मिल जाए, तो शायद मुझे नहीं लगता है ऐसा काम कोई करना पसंद करेगा। और चौथा चीज होती है कैरियर में वेल सोशल इमेज। एक सोशल इमेज होनी चाहिए, उस काम की एक रेपुटेशन होनी। जब वो काम किसी को बताए तो लोग समझने चाहिए कि ये भी एक धंधा है, ये भी एक काम है। आज डॉक्टर जहां जाता है तो लोग उसको डॉक्टर साहब कहते हैं, वकील जहां जाता है तो उसको वकील साहब कहते हैं, क्योंकि उनकी एक सोशल इमेज है। और 5वीं चीज है सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, भविष्य की गारंटी। सर आप देखिए दुनिया में कितने सारे लोग कितने तरह के प्रोफेशन कर रहे हैं, क्या ये 5 चीजें एक साथ मिल पा रही हैं? कहीं पर उनको इनकम मिल रही है तो रेगुलर नहीं आ रही है, कहीं इनकम है तो ग्रोइंग नहीं है, कहीं ग्रोइंग है तो रेगुलर नहीं है, कहीं इनकम रेगुलर ग्रोइंग है तो लाइफस्टाइल नहीं वो ले पा रहे। लाइफस्टाइल पैसा आ रहा है तो टेंशन इतनी ज्यादा है, और पैसा है, कुछ लोगों के पास पैसा है, सोशल इमेज है, 4 लोग सलाम करते हैं तो उनके पास कोई गारंटी नहीं है कि कल भी ऐसे ही सलाम करते रहेंगे। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे कुछ महीनों पहले तक, लेकिन आज उनके पास उनकी कार की किस्त देने के पैसे नहीं है सर। कल की कोई गारंटी नहीं है सर।
एक डॉक्टर है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो डॉक्टर की डिग्री उसके बच्चे के काम आएगी। सर ये जितने भी 5 चीजें मैंने बताई है, रेगुलर ग्रोइंग इनकम, गुड लग्जरी स्टाइल, टेंशन फ्री लाइफ, वेल सोशल इमेज, सिक्योरिटी फॉर द फ्यूचर, ये पांचों चीजें अगर आपको मिले तो आप उसको उस काम को कैरियर कह सकते हैं। और लोग इन पांचों चीजों को पाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस को ट्राई करते हैं। कुछ लोग जॉब्स करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग स्पोर्ट्स में जाते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग मैकेनिक मिस्त्री बन जाते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनल डॉक्टर इंजीनियर वकील बन जाते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं क्या फिर भी ये पांचों चीजें उनको मिल पाती हैं? क्या उनको रेगुलर इनकम मिल पाती है? और मिल पाती है तो क्या सभी डॉक्टरों को मिल पाती है? क्या सभी इंजीनियरों को मिल पाती है? क्या सभी स्पोर्ट्समैन को मिल पाती है? क्या गुड लाइफस्टाइल हर डॉक्टर को मिल जाती है? क्या टेंशन फ्री लाइफ? क्या नहीं 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 सर, बहुत कम लोग हैं। आज अगर हम डॉक्टर को डॉक्टर साहब कहते हैं, वकील को वकील साहब कहते हैं, एक डॉक्टर को देखते हैं जो आज 5 करोड़ की कोठी में 50 लाख की गाड़ी चला रहा है, तो वो पहले दिन से 5 लाख 50 करोड़ की कोठी में नहीं रह रहा है सर। वो पहले दिन से 50 लाख की गाड़ी नहीं चला रहा है। उसने पहले 10-15 साल पढ़ाई करी उस इंडस्ट्री की, उस फील्ड की, और उसके बाद 10-15 साल से लगातार काम कर रहा है, तब जाकर उसको ये पांचों चीजें मिल पा रही हैं। और मैं आपको एक चैलेंज के साथ कह सकता हूं, अगर किसी भी व्यक्ति ने 5 साल ये 5 काम कर दिए तो ये पांचों चीजें उसको इस इंडस्ट्री से मिल सकती हैं। आप किसी भी 10 साल पुराने 15 साल पुराने डॉक्टर को देखिए, आज वो 2 करोड़ 5 करोड़ की कोठी में रहता है, 10-20 लाख की गाड़ी चला रहा होगा, एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा होगा, एक टेंशन फ्री लाइफ तो नहीं है उसके पास, एक सोशल इमेज है, शादी में जाता 4 लोग खड़े हो जाते होंगे उसको सीट देने के लिए, लेकिन सिक्योरिटी कोई नहीं है सर, उसकी डिग्री उसके साथ चली जाएगी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आपने 5 साल कैरियर मान के इस इंडस्ट्री में काम किया तो ये 5 साल आपकी 5 पीढ़ियों का कैरियर बन सकते हैं सर। डॉक्टर अपनी डिग्री अपना कैरियर अपने साथ लेके जाएगा, इंजीनियर अपना कैरियर अपने साथ लेके जाएगा, वकील अपना कैरियर अपने साथ लेके जाएगा, अपने बच्चे को ट्रांसफर नहीं करके जाएगा। लेकिन अगर आपने नेटवर्किंग की, अगर आपने इस काम को कैरियर के रूप में किया, तो ये सारी की सारी चीजें आप अगली 5 पीढ़ी को ट्रांसफर करके जाएंगे सर। और लोग नेटवर्किंग को भी एज ए प्रोफेशन मानते हैं, तो कुछ प्रोफेशंस जिनको हम मानते हैं उन पे थोड़ा सा हम उनकी हकीकत देख लेते हैं, ग्राउंड रियलिटी देख लेते हैं। लोग नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, लोग बिजनेस के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन उनकी सच्चाई तो देख लीजिए सर एक बार क्या हो रहा है। जॉब की हालत देखिए सर, 8,000 की नौकरी की लाइन में खड़े हुए सर, पीएचडी 27 साल पढ़ाई करके एक व्यक्ति पीएचडी बनता है, किस लिए? कि 5,000 रुपए की नौकरी कर ले या पानी पिलाने वाले की नौकरी कर ले सर। 27 साल पढ़ाई करके पानी पिलाने वाला कौन बनना चाहेगा सर? मजबूरी नहीं है सर, मजबूरी है, मर्जी नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन नहीं है सर। इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ रहे हैं सर, लोग ढूंढ रहे हैं उन लोगों को जिन लोगों ने उन्हें गाइड किया था इंजीनियर की पढ़ाई करने के लिए। बीच बीच में 8वीं पास सिपाही चाहिए, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर रेस दौड़ रहे हैं सर। चपड़ासी बनने के लिए 1400 इंजीनियरों ने परीक्षा दी सर। इंजीनियरिंग 15 साल 18 साल पढ़ाई करके लाखों रुपए खर्च करके पेरेंट्स अपने बच्चों को बीटेक की डिग्री करवाते हैं, इसलिए कि वो चपड़ासी बन जाए, इसलिए कि वो नाली साफ करें? नहीं 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 सर, ये उनकी मर्जी नहीं है, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास कैरियर का कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। और हर रोज 550-600 नौकरियां कम होती जा रही हैं सर, ये आंकड़े हैं। एमबीए डिग्री धारक बनना चाहते हैं सर सिपाही, क्यों? एमबीए करके सर एक आदमी स्पेशलाइज मैनेजमेंट करके क्यों सिपाही बनने के लिए तैयार है? क्यों वो ठुल्ला बनने के लिए तैयार है? क्यों वो सड़क पे खड़ा होकर धूप में तपने के लिए तैयार है? क्योंकि उसको उसकी काबिलियत के अनुसार काम नहीं मिल रहा है सर। उच्च शिक्षित चपरासी का इंटरव्यू दे रहे हैं सर, क्यों दे रहे हैं सर? सर पिछले दिनों हरियाणा में पटवारी की भर्ती हुई और 9,000 नौकरियां थी और उसके लिए 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया सर। मतलब समझ रहे हैं सर, 10 लाख लोगों में से 9,000 लोगों को नौकरी मिल गई। इसका मतलब क्या? 9,90,000 वापिस आए सर, घंटा टन खाली हाथ। कहां जाएंगे सर वो? क्या करेंगे घर चलाने के लिए सर? कोई ऑप्शन नहीं है सर, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंजीनियर चपरासी बन रहे हैं सर, डाक सेवक बनने के लिए एमबीए दौड़ लगा रहे हैं सर। और सैकड़ों ऐसे हैं। जॉब इज लाइक अ पेन किलर, नॉट ए परमानेंट सॉल्यूशन। जॉब टेम्पररी सॉल्यूशन है, लेकिन पैसे की रिक्वायरमेंट परमानेंट रहेगी सर। तो लोग कहते हैं चलो जॉब, हम तो जॉब नहीं करते, हम तो बिजनेस करते हैं। सर मैं आपको बता दूं, बिजनेस की कमर टूट चुकी है। पहले नोटबंदी और उसके बाद जीएसटी और अब कोरोना ने बिल्कुल अर्थव्यवस्था को सर तोड़ के रख दिया है सर, तोड़ के रख दिया है। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं सर, कोरोना की महामारी से जितने लोग तबाह होंगे उससे कई हजार गुना ज्यादा तबाही आएगी सर कोरोना की बाद आने वाली महामंदी से। सर आंकड़े हैं, लेटेस्ट आंकड़ा है साल 2021-22 की अनुमानित जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन सर 4.8 से घटाकर -2.9 हो गई है। बहुत सारे लोग इस आंकड़े को नहीं समझ पाएंगे, उनका सीधा सा मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में देश भयंकर आर्थिक मंदी में जाने वाला है। और जब आर्थिक मंदी आएगी तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाला है सर। सबसे पहले आएगी एसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जो छोटी छोटी लघु उद्योग हैं।
जो छोटे उद्योग है, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं सर, वो सबसे पहले मार झेलेगा। क्योंकि लॉकडाउन लगा है तो मारुति बंद नहीं है, हीरो होंडा बंद नहीं है, छोटी छोटी वो कंपनियां जो घरों में चल रही थी, जो कॉलोनियों में जिन लोगों ने चला रखी थी, वो बंद है सर। बैकबोन और ये जो एसएमई इंडस्ट्रीज है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। आंकड़े ये बताते हैं कि 32% तक की गिरावट आ चुकी है सर। और एसएमई के जो सोसाइटी है, जो वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की मांग की है प्रधानमंत्री जी से, ताकि हम इंडस्ट्रीज को जिंदा रख सके सर। 45 लाख ऐसी लघु उद्योग हैं। इन 45 लाख इंडस्ट्रीज में अगर एक इंडस्ट्री में 10 लोग भी काम करते हैं तो करीबन 4.5 करोड़ लोग रोजगार पाते हैं सर। अगर ये इंडस्ट्री बंद हो गई तो आप देखिए सर कितनी बड़ी महामंदी आ जाएगी। दूसरी इंडस्ट्री जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है सर, वो टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है सर। घूमने फिरने का व्यवस्था, होटल व्यवसाय बिल्कुल चौपट है सर। होटल खाली पड़े हैं। जिन लोगों ने रेंट पे या लीज पे होटल लिए थे सर, सब कुछ बिक गया है। होटल खुलने के सर मैं आपको दावे से कह सकता हूं, लॉकडाउन तो 15 दिन बाद नहीं तो महीने बाद खुल जाएगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं बहुत सारे शटर ऐसे हैं जिनके लॉक कभी नहीं खुलने वाले। मेक माई ट्रिप एक बहुत बड़ी सेक्टर है, एक बहुत बड़ी टूरिज्म कॉर्पोरेट हाउस है, जो ये कहता है, जिसके आंकड़े ये कहते हैं, केपीएमजी की रिपोर्ट है, ये 3.8 करोड़ जॉब गई है सर इस महामारी की वजह से। और टूरिज्म वो इंडस्ट्री है जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, कि सबसे पहले इसको बंद किया गया था। एविएशन इंडस्ट्री कापा एक वो एसोसिएशन है, जिसकी रिपोर्ट है कि 67% कारोबार डाउनफॉल हुआ है सर एविएशन का। और जिसका नतीजा ये है कि लोगों को नौकरियों से निकाल दिया है। जो लोग अभी काम कर रहे हैं एविएशन सेक्टर में, उनकी सैलरियां तो बिल्कुल काट दी, और बढ़ने की तो संभावना अगले 10 साल तक बिल्कुल ही मत समझिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एक और इंडस्ट्री जहां पर बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली है, बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था का बैकबोन है सर। आरसी भार्गव जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, मारुति उद्योग, जिसका 54% शेयर है पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में इंडिया में, उनके सीईओ है, वो कहते हैं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पहले से ही मंदी की मार झेल रहा था, इस महामारी के बाद तो इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। अब बहुत सारे लघु उद्योग जो मारुति के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि गुड़गांव और इसके आसपास के एरिया मारुति की वजह से ही चमके हैं सर, और जो बहुत सारे लघु उद्योग जो मारुति के साथ जुड़े हुए थे, जिनमें बहुत मंदी आने वाली है सर आने वाले दिनों में। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, 30 से 35% गिरावट है सर। 7 लाख करोड़ का नुकसान अब तक हो चुका है इंडस्ट्री को। और आंकड़े ये कहते हैं, और अर्थशास्त्री ये कहते हैं, और ये दिग्गज ये कहते हैं, ये तो बस आर्थिक तबाही की शुरुआत है। दुनिया के दिग्गजों की राय है कि अभी इसके साइड इफेक्ट दिखने शुरू नहीं हुए, असली असर तो आने वाले कुछ महीनों से अगले कुछ सालों तक नजर आने वाला है सर। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ जगा रहा हूं, क्योंकि कुछ समय हमने बैठे बैठे हमने भजिया नहीं तली सर, हमने पढ़ाई लिखाई करी, हमने अपने आप को अपग्रेड किया कि हम लोगों को कैसे अपनी इंडस्ट्री की ओर आकर्षित कर सकते हैं। और निकट भविष्य में सर ह्यूमन, इंसान की जगह रोबोट काम करेंगे सर। आप कल्पना करें, आज से 20 साल पहले हम जिन कामों के बारे में ये कहते थे कि ये तो सिर्फ इंसान ही कर सकता है, आदमी ही कर सकता है, वो सारे काम आज मशीनें हमसे बेहतर और बढ़िया कर रही हैं सर। आप देखिए रोबोट किस किस की जगह लेंगे सर, डॉक्टरों की जगह। मैं माफी चाहूंगा अगर हमारे बीच में कोई डॉक्टर साहब है, तो हम आपको सलाह देना चाहते हैं, माफी चाहेंगे कि सर आपको बहुत जल्दी आपको रेस्ट पे भेज दिया जाएगा, और आपकी जगह कोई ना कोई रोबोट आके ऑपरेशन कर रहा होगा। और मैं गारंटी दे रहा हूं सर, आपका हाथ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन रोबोट जहां काटना, जितना काटना है, जिसको छेड़ना वही छेड़ेगा। रोबोट किसकी जगह लेगा सर? इंजीनियरों की जगह लेगा। बहुत सारे इंजीनियरों से मैं माफी जानना चाहूंगा, जिनकी आज सैलरी 50,000 1 लाख है। बहुत जल्दी सर आपको छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। एक दिन आपको ऑफिस में बुलाया जाएगा, जिसपे लिखा रहेगा, एक लेटर दिया जाएगा जिसपे लिखा रहेगा, थैंक यू फॉर योर सर्विसेज, कल से आपको आने की जरूरत नहीं है। वकीलों को, वकील साहब अगर हमारे बीच में है तो सर मैं माफी चाहूंगा। फौजी हमारे बीच में, फौजी भाई हैं हमारे बीच में, अशोक शर्मा जी हैं, वो तो लक्की हैं कि उन्होंने समय से पहले इस बात को समझ लिया और वो रिटायर हो गए। रोबोट फौजियों की जगह लेंगे सर। लेक्चरर पढ़ाई, टीचर्स की नौकरी खा जाएंगे सर। सर आप कल्पना करें, आज हर घर में जूम पे पढ़ाई हो रही है। क्या आज से 1 साल पहले आपने कभी कल्पना करी थी कि आपका बच्चा घर बैठे बैठे मोबाइल पे पढ़ लेगा? नहीं करी होगी सर, नहीं करी होगी। लेकिन वो बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? चाहे वो बच्चा नर्सरी का हो, चाहे वो बच्चा एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा हो, वो घर बैठे हुए पढ़ रहा है। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है कि पढ़ाने वाला उस साइड आज तो टीचर है, लेकिन कुछ समय बाद टीचर की जगह एक ऐप होगा जो उस टीचर से भी बढ़िया तरीके से आपके बच्चे को घर बैठे बैठे पढ़ाएगा। तो मैं माफी चाहूंगा अगर हमारे बीच में कोई मास्टर जी है, तो मास्टर जी अब आपका समय जाने वाला है। और अकाउंटेंट का सर, ये बात मुझे बहुत पहले समझ में आ गई थी कि अकाउंटेंसी के लिए अब सॉफ्टवेयर आ गए हैं, बिजी टैली जैसे सॉफ्टवेयर हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप आंकड़े डाले और अपने आप रिजल्ट निकाल देगा। और अगले 5 साल, अगले 1 साल में 2020 दिसंबर तक सर आरबीआई ने ऐलान किया 5 लाख नए एटीएम लगाए जाएंगे सर। और आज मैं आपको बता दूं, आज एटीएम सिर्फ पैसा नहीं निकालता सर,
आज एटीएम पैसा देता है तो पैसा डिपॉजिट भी कर सकते हैं, और कुछ एटीएम ऐसे हैं जिनमें आप पासबुक भी प्रिंट कर सकते हैं। यानी पैसा निकालने का काम, पैसा देने का, जमा करने का काम, और पासबुक प्रिंट करने का काम, यानी 3 काम। एक एटीएम लगेगा तो 3 लोगों की नौकरियां जाएंगी सर। 5 लाख एटीएम लगेंगे तो 15 लाख लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं सर। सरकार पागल नहीं है सर, 5-5 बैंकों को तोड़ के एक बैंक बना रही है। वो इस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। 5 बैंकों को जोड़ के अगर वो एक बैंक बना रही है तो ऐसा नहीं कि 5 बैंकों के कर्मचारी को रखेगी। कर्मचारी तो एक ही बैंक के रहेंगे, 4 घर में बैठने वाले हैं सर। 3 लाख आर्मी सैनिकों की जगह रोबोट आने वाले हैं सर। तो ये सर कुछ वो थे जो धंधे, जो प्रोफेशनल, जो अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील समझे बैठे हैं, और जिनको लग रहा है कि मेरी डॉक्टरी, मेरा वकालत, मेरा अकाउंटेंसी तो ऐसे ही चलती रहेगी। सर किसानों की हालत और ज्यादा दयनीय है सर हिंदुस्तान में। आंकड़े कहते हैं सर, आंकड़े फिक्की के आंकड़े हैं, गूगल पे आप करिए, 381 किसान पर डे आत्महत्या कर रहे हैं। शर्मा जी, अशोक जी, 381 किसान हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं। आंकड़ा देखने में छोटा लग रहा है, एक दिन का है, इसका मतलब महीने का कितना हो गया? महीने का हो गया सर लगभग 12,000 किसान, और साल का करें तो सर लगभग आप समझ लीजिए 1.5 लाख किसान। सर 1.5 लाख किसान हर साल फांसी, आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए सर। मर्जी है, मजबूरी है? मैं समझता हूं सर उनकी मर्जी से कोई आत्महत्या नहीं करता, मजबूरी है। मजबूरी ये है कि पूरे साल मेहनत करने के बावजूद भी उनको खेती बाड़ी से इतना पैसा नहीं आ पा रहा कि वो अपने बच्चों का लालन पालन करें। सर किस प्रोफेशन में जाएंगे सर? किस काम को आप कैरियर के रूप में चुनेंगे सर? आप सोचिए तो सर समाधान क्या है? मैं सिर्फ आपको डराऊंगा नहीं सर, समाधान भी बताऊंगा। जो समाधान मुझे आज से 15 साल पहले मिला मेरे परिवार को, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि अच्छी चीजें बांटने से बढ़ती हैं सर। और समाधान सिर्फ सर एक ही है सर, डायरेक्ट सेलिंग। और ये मैं नहीं कह रहा सर, अब तो गिरती अर्थव्यवस्था को नेटवर्क इंडस्ट्री का ही सारा है सर, नेटवर्क का ही सारा। और सर ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं दुनिया के दिग्गज अर्थशास्त्री। सर दिग्गज अर्थशास्त्री कह रहे हैं अगले 5 साल में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनने वाली है, जिससे 1 लाख करोड़ डॉलर की इंडस्ट्री बनने वाली है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि उसमें से $40 बिलियन $400 बिलियन कमीशन के रूप में हर महीने बटेगा सर। दुनिया के रॉबर्ट कियोसाकी दिग्गज अर्थशास्त्री कहते हैं कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और बाकी लोग उस नेटवर्क में नौकरियां ढूंढते हैं। दुनिया के सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे जिंदगी दोबारा शुरू करने का मौका मिले तो मैं एक अच्छी नेटवर्किंग कंपनी ढूंढ के नेटवर्क बनाना शुरू करूंगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में वारेन बफे कहते हैं कभी भी एक इनकम पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, नेटवर्किंग आपको मौका देता है कि आपकी इनकम मल्टीप्लाई हो जाती है। सर यहाँ पर हिंदुस्तान के सबसे चहीते प्रेसिडेंट लेट श्री अब्दुल कलाम जी कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ 21st सेंचुरी, जिसे हर युवा व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ साल जरूर करना चाहिए ताकि वो अपने यौवन का बेहतरपूर्ण आउटपुट निकाल सके। और दुनिया के सबसे दिग्गज और एक्स प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ट्रंप साहब कहते हैं कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नेटवर्क बनाना शुरू कर देंगे। और वो एक 2 बड़ी नेटवर्क कंपनियों के ओनर भी हैं इस समय पूरी दुनिया में। और फिक्की की और केपीएमजी की दुनिया भर की रिपोर्टें सर, आप थोड़ी पढ़ाई करेंगे आपको पता चल जाएगा सर। एक सेमिनार हुआ था फिक्की का 2017 में, जिसका टैगलाइन था एम्प्लॉइंग मिलियंस इन इंडिया, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर एक केपीएमजी का रिपोर्ट सबने पढ़ी होगी। 64,500 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है सर। समस्या ये है कि इतनी सारी आंकड़ों के बावजूद भी लोग को ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों को? क्योंकि ये इंडस्ट्री उतनी ही बड़ी है सर जितनी बड़ी आपकी सोच है। इस इंडस्ट्री का अपना कोई आकार नहीं, आंकड़ा नहीं है आज तक। आप ये कह सकते हैं ऑटोमोबाइल इतना बड़ा है, टेलीकॉम इतना बड़ा है, लेकिन नेटवर्किंग का भी कोई उतना फिजिकल आंकड़ा नहीं है। जिसकी सोच जितनी बड़ी है उसके लिए इंडस्ट्री उतनी बड़ी है। कोई कहता है 66,500 करोड़ की है, कोई कहता है कि 64,500 करोड़ तो अकेले हम ही कर लेंगे, कोई कहता है 1 लाख करोड़ की बन जाएगी, कोई कहता है 2037 में हम दुनिया की सबसे नंबर 1 कंट्री बन जाएंगे। और ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि ये भी कोई काम है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडस्ट्री उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी आपकी सोच है, जितनी बड़ी आपके सपने हैं। अगर आपकी सोच बड़ी है तो ये बिजनेस बड़ा है, और अगर आपकी सोच छोटी है तो ये बिजनेस छोटा है सर। मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में बताना चाहता हूं जो देखने में बहुत बड़े हैं लेकिन उतने बड़े नहीं, उनसे कई गुना बड़ा हमारा इंडस्ट्री है सर। कुछ आंकड़े हैं सर। म्यूजिक इंडस्ट्री, आज हर आदमी हिंदुस्तान का अपने बच्चों को गायक बनाना चाहता है, स्पेशल कोर्स करवाता है, स्पेशल उसके लिए शोज हो रहे हैं, स्पेशल क्लासेस होती है म्यूजिक के लिए, गाने वाला बनाने के लिए। हिंदुस्तान में $20 बिलियन की इंडस्ट्री है सर। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कच्चे बनियान की इंडस्ट्री सर $110 बिलियन की है सर। और आप हैरान रह जाएंगे, जब मैं रिसर्च कर रहा था मैं भी हैरान रह गया था कि जितने रुपए का हम साल में कच्चे बनियान पहनते हैं उससे ज्यादा रुपए के तो हम वीडियो गेम खेलने लग गए हैं, लेकिन आपको और हमको मालूम ही नहीं है।
आपके बच्चे जो मोबाइल पे लगे रहते हैं, पबजी रात रात भर खेलते हैं, ये वीडियो गेम इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है सर। 120 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है सर। मूवी इंडस्ट्री, हर आदमी हिंदुस्तान का चाहता है मेरा बच्चा सलमान खान, माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ बने। वो इंडस्ट्री पहुंच गई सर 136 बिलियन। आप सोच के देखिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है कि सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोग एक एक फिल्म के 500 करोड़ रुपए कमा लेते हैं। 136 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री। और सर मैं जिस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, वो सर 193 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है सर। आपको और हमें नहीं मालूम, आपके और हमारे पड़ोसी को नहीं मालूम, आपके और हमारे रिश्तेदार को नहीं मालूम, लेकिन आंकड़े ये कह रहे हैं। और वत्स जी कहते हैं आंकड़े कभी झूठ नहीं कहते। आप गूगल करें सर, 193 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। इसका मतलब हम फिल्म इंडस्ट्री से आगे निकल चुके हैं, इसका मतलब हम वीडियो गेम इंडस्ट्री से आगे निकल चुके हैं, इसका मतलब हम कच्चे बनियान वाली इंडस्ट्री से डबल पहुंच चुके हैं। और इसका मतलब एक और है, अगर 136 बिलियन डॉलर फिल्म इंडस्ट्री में एक आदमी एक फिल्म के 500 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो मुझे कहते हुए कतई हैरानी नहीं होती कि 193 बिलियन डॉलर वाली इंडस्ट्री से भी लोग एक महीने का 500 करोड़ रुपए का चेक कमाएंगे। और हम तो लक्की हैं कि ये सारी इंडस्ट्री एक एक इंडस्ट्री में काम करते हैं। हम तो लक्की हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर एसेसरी, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, होम केयर, हाउस होल्ड, वेलनेस, बुक्स एंड स्टेशनरी, फूड स्टफ, होम इंप्रूवमेंट, यूटिलिटीज, सारे सेक्टर हमारे अकेले आरसीएम बिजनेस में है सर। हम बहुत लकी हैं सर। और अगर आप इस काम को करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, तो आप देखिए क्या हो सकता है। अगर आप एक साल इस काम में लगे रहेंगे, 1,000 रुपए के हिसाब से एवरेज 12,000 रुपए साल के आएंगे। 2 साल करते रहेंगे, 2,000 रुपए एवरेज आने लग जाएंगे। तीसरे साल तक 4,000 हो जाएंगे, चौथे साल तक 8,000 हो जाएंगे, पांचवें साल आते आते 16,000 रुपए महीने के हिसाब से 2 लाख रुपए सालाना आने शुरू हो जाएंगे। छठा साल आते आते 32,000, पांचवा सातवां साल आते आते 64,000, आठवां साल आते आते 1.25 लाख। और अगर आप लगातार 12 साल इस इंडस्ट्री में टिके रहे, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आप एक महीने का 20 लाख रुपया और एक साल का 2.5 करोड़ रुपया भी कमाएंगे सर। सिर्फ विश्वास करना है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये इंडस्ट्री उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी आपकी सोच है। अगर आप उतनी बड़ी सोच के साथ आए हैं, तो आपको इतनी बड़ी प्राइज भी इस इंडस्ट्री से मिलने वाली है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा इंडस्ट्री और इतना बड़ा प्राइज हमें मिलने वाला है, तो उसके लिए हमारे अंदर कुछ काबिलियत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए शर्मा अंकल जी? आप देखिए, अगर एक व्यक्ति चपरासी भी बनना है, अगर एक व्यक्ति को चपरासी भी बनना है, तो उसके लिए 50 चीजें पूछी जाती है। उसके लिए पूछा जाता है, उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके लिए माना जाता है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, उसके लिए पूछा जाता है आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। अरे साला, चपरासी को लिए कौन सा कंप्यूटर की नॉलेज चाहिए? पानी पिलाने वाला बनने के लिए काय की नॉलेज चाहिए होती है कंप्यूटर की, लेकिन मांगते हैं कि नहीं मांगते? एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको करोड़पति बना सकती है, एक ऐसी इंडस्ट्री जो आपको आपकी 5 पीढ़ियों का कैरियर बना सकती है, उसके लिए कुछ तो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए ना सर। कि ऐसे कोई भी ऐरा गहरा नत्थु कह रहा आया चड्डी बनियान पहन के और नमक नमकीन 1,000 रुपए का खरीद के और बन गया डायमंड, ऐसा होने वाला नहीं है सर। आपको मिनिमम 3 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको डायमंड पे जाना है। तो सबसे पहली क्वालिटी, यू मस्ट बी एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, भूख होनी चाहिए सर आपके अंदर। आपने बाहर सुना होगा संतोषी सदा सुखी, मैं ये कहता हूं संतोषी सदा दुखी। आप कोरोना वायरस वाले व्यक्ति के सामने मास्क लगाएं या ना लगाएं, जो आदमी आपको ये कहता सुन जाए कि संतोष में ही सुख है, उसके जरूर वायरस लगाएं, उससे जरूर आप मास्क लगाएं, क्योंकि वो सबसे बड़ा खतरा है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो कहते हैं दाल रोटी खाए जाओ, प्रभु के गुण गाए जाओ। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो कहते हैं कि दाल रोटी तो खाएंगे ही खाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ काम करेंगे कि हमारे पीढ़ियों को कुछ पैसे के लिए कभी तड़पना ना पड़े। तो सपने देखने वाले, विलिंग टू लिसन एंड लर्न। सर, जिस देश में एम्बिशियस लोगों की कमी नहीं है, हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन समस्या ये है कि जो आदमी आगे बढ़ना चाहता है वो सीखना और सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक आज हिंदुस्तान का हर आदमी ये सोच के बैठा है कि मुझे सब पता है। समस्या ये है कि सर 30,000 रुपए कमाने वाले मास्टर को नहीं पता 3 लाख रुपए कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन वो 30,000 कमाने वाला मास्टर, वो 30,000 कमाने वाला इंजीनियर ये सोच बैठा है कि मुझे तो सब आता है। जब तक वो कुछ नया सुनेगा नहीं, नया सीखेगा नहीं, वो कभी भी 3 लाख पे नहीं पहुंचेगा, 30,000 पे ही जिंदगी काट देगा। और तीसरी क्वालिटी उसके अंदर होनी चाहिए, विलिंग टू चेंज, बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आज वो जब जुड़े तभी वो कोट पैंट टाई वाला हो, लेकिन जुड़ने के बाद कुछ समय बाद जब उसकी टीम डेवलप हो जाए तो उसे अपने अंदर अपने चेंजेस करने चाहिए। और ये 3 मिनिमम क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं तो वो आपके लिए एक बोनस है। अगर वो अच्छा बोल पाता है, वो अच्छा पर्सनैलिटी है, अच्छा पढ़ा लिखा है, थोड़ा फाइनेंशियली सक्षम है, अच्छा सोशल इमेज है, तो वो एक बोनस है। लेकिन मिनिमम अगर ये 3 क्वालिटीज उसके अंदर है, तो मैं गारंटी देता हूं कि उस व्यक्ति को इस इंडस्ट्री का टॉप अचीवर बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट पे बात करेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो फायदे मिल सकते हैं, आपको दूसरी किसी इंडस्ट्री में ये फायदे मिलने वाले नहीं है सर। कैसा चल रहा है जगदीश जी अभी तक? बहुत जबरदस्त सर, आई ओपनिंग सर, आई ओपनिंग एकदम जबरदस्त। आंकड़ा कम नहीं होना चाहिए सर 500 वाला। सर बिल्कुल हाउसफुल है, मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं सर।
ओके सर, कंटिन्यू रखते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग करने के फायदे क्या हैं? दूसरे धंधे करते हैं, फायदे नुकसान होते हैं, हमें इस धंधे के भी फायदे नुकसान समझने पड़ेंगे। सबसे पहला फायदा, कम निवेश कम खर्चा। सर इस बिजनेस की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि ये बिना इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट और जीरो रनिंग एक्सपेंस से चलता है। सर आपको शुरू करने के लिए अपने घर का राशन खरीदना है सर, इन्वेस्टमेंट नहीं करना। वो राशन तो हम सदियों से खरीदते आ रहे हैं, हमसे पहले हमारे बाप दादा खरीदते रहे थे, आज हमसे बाद हमारी पीढ़ियां खरीदती रहेंगी। कोई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। बाहर अगर आप एक गोलगप्पे का ठेला भी लगाएंगे तो उसके लिए लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक अंडे की रेडी लगाएंगे तो उसके लिए भी 10-20-50 हजार रुपए लगाने पड़ेंगे सर। एक कपड़े का शोरूम खोलेंगे तो 10-20-50 लाख रुपए लगाने के बावजूद भी हर महीने उसको चलाने के लिए 50 हजार रुपए आपको रनिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, बिजली का बिल भरना पड़ेगा, इंप्लॉय स्टाफ का खर्चा करना पड़ेगा, किराया भाड़ा देना पड़ेगा। यहाँ कोई खर्चा नहीं है सर। नो रिस्क नो लॉस। हिंदुस्तान में बिजनेस का मतलब होता है रिस्क, रिस्क का मतलब होता है लॉस। हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट का है। मार्केट का पैसा मार्केट का है, आपका नहीं है। अगर आपने 50 लाख रुपए मार्केट में लगा रखा है तो वो मार्केट का है, वो आपका नहीं है। वो मार्केट चाहे तो उस 50 लाख को 5 करोड़ बनाकर आपको दे सकता है, और मार्केट चाहे तो उस 50 लाख को -50 लाख भी कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी खूबसूरती है ये इस बिजनेस की कि यहाँ पर कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। जब कुछ लगा ही नहीं है तो लॉस काहे का होगा। सबसे अच्छा पॉइंट, काम के घंटे चुनने की आजादी। सर आप टीचर हैं, आपका मन करता है कि शाम को बच्चों को पढ़ाऊंगा, अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन आप शाम को नहीं पढ़ा सकते सर। स्कूल का टाइम 7 से 12 है तो 7 से 12 ही जाना पड़ेगा, 12 से 7 आपके कहने पे स्कूल का समय नहीं बदलेगा। अगर आप अंडे की रेडी लगाते हैं और आप कहें कि आज सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अंडे की रेडी लगा लूं तो कोई नहीं खाएगा सर। गोलगप्पे के ठेला लगाते हैं, सोचते हैं 9 बजे से 12 बजे तक गोलगप्पे का ठेला लगा दूं, कोई नहीं, एक गोलगप्पा नहीं बिकेगा सर। उसका भी एक टाइम है। गोलगप्पे भी शाम को 7 बजे से 11 बजे तक ही बिकते हैं, दिन में नहीं बिकते सर। तो यहाँ पर भी आपको काम करने के घंटों की चुनने की आजादी। आप सुबह 2 घंटा कर सकते हैं, शाम को 2 घंटा कर सकते हैं, आज टाइम नहीं है कल 2 घंटा कर लेना। किसी धंधे में नहीं है अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। सर स्टार्ट जीरो से हो जाता है, इन्वेस्टमेंट जीरो है, लेकिन इनकम अनलिमिटेड आ सकती है सर। किसी भी लेवल तक की इनकम आप यहां से ले सकते हैं। हिंदुस्तान में 80% आबादी 15 हजार रुपए से कम कमाती है। 15 हजार रुपए महीने का मतलब साल का 1,80,000। 50 साल काम करेगा तो 80 लाख रुपए कमाएगा पूरी जिंदगी में। सर 50 साल काम करके 80 लाख रुपए कमाता है हिंदुस्तान का 80% आबादी। यहाँ सर 20 साल में एक आदमी महीने का 80 लाख रुपए कमा सकता है सर। इससे बड़ी इंडस्ट्री क्या होगी। और ये तो सर हिंदुस्तान की बात करें, जिन देशों में 40-50 साल हो गए हैं वहां पर तो लोग हजार हजार करोड़ रुपए कमाते हैं सर एक एक महीने के। इतनी इनकम पोटेंशियल है सर। मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज, कोई लाइबिलिटी नहीं है सर, कोई आपको लीगल चैलेंज नहीं आने वाला सर। अगर आप एक बाहर दवाई की दुकान खोलेंगे, दुनिया भर के चैलेंज है सर। लाइसेंस लेना है, फार्मा डिग्री होनी चाहिए, ये होना चाहिए, जीएसटी है, वीएसटी है, स्टॉक मेंटेन करना है, फूड लाइसेंस चाहिए। यहाँ पर कुछ नहीं करना सर। आप पूरे हिंदुस्तान में बैठे बैठे कारोबार कर सकते हैं। 100 रुपए का कारोबार से लेकर सर पिछले महीने 380 करोड़ रुपए का टर्नओवर हुआ सर मुकेश कोठारी का। 380 करोड़ रुपए मार्च के महीने में। क्या ले रखा सर? कुछ नहीं ले रखा। कोई भी कोई जीएसटी, कोई लाइसेंस नहीं है सर। सिर्फ आपकी और मेरी तरह 1000 रुपए का, 1500 रुपए का एक काला बैग लिया था सर, घर का सामान खरीदा था, और आज 380 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हैं सर। मिनिमम लीगल लाइबिलिटीज, नो स्पेशल लाइसेंस एंड एजुकेशन रिक्वायर्ड। सर कोई स्पेशल लाइसेंस या एजुकेशन नहीं चाहिए। अगर आप सर बाहर वकील बनना चाहते हैं तो बातों से वकील नहीं बनेंगे सर, वकालत की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लाखों रुपए की फीस लगेगी। अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो बातों से डॉक्टर नहीं बनेंगे, डॉक्टरी की पढ़ाई करनी पड़ेगी कई सालों तक, तब जाकर डॉक्टर बनेंगे। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है सर। कोई भी मोटा नोटा अनपढ़, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, ट्रक मैकेनिक, किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी इस इंडस्ट्री में आ सकता है। किसी स्पेशल एजुकेशन और लाइसेंस की आपको जरूरत नहीं है। नो नीड ऑफ स्पेस और ऑफिस। सर अगर आप कोई धंधा खोलेंगे, अंडे की रेडी भी लगाएंगे तो ठिया ढूंढना पड़ेगा सर। अगर ठिए पे रेडी खड़ी नहीं की तो नगर निगम वाले उठा ले जाएंगे आपके रेडी को। लेकिन यहाँ पर आप अरबों खरबों का रुपए व्यापार कर सकते हैं घर बैठे बैठे सर। कोई ऑफिस की, कोई स्पेस की, कोई गोदाम की जरूरत नहीं है। नो स्टाफ रिक्वायर्ड। सर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बिजनेस करते हैं, जो धंधा करते हैं उन्हें मालूम है। फिक्की के आंकड़े हैं कि जितने भी नए धंधे शुरू होते हैं उनमें से 90% बिजनेस पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं। 90% बिजनेस पहले 5 साल में बंद हो जाते हैं। और उसका भी स्टडी किया गया तो पाया गया कि उन 90% बिजनेस में से भी 50% बिजनेस सिर्फ लोगों को प्रॉपर हैंडल ना कर, स्टाफ को संभाल ना पाने की वजह से खत्म होते हैं सर। अगर एक परचून वाला भी परचून की दुकान भी खोलता है तो 2 छोटू को संभालने के लिए उसका माथा 25 सुबह शाम तक लगा रहता है। यहाँ पर आपको कोई स्टाफ नहीं रखना, कोई सैलरी नहीं देनी सर किसी को। ओ हो सर, कमाल का पॉइंट है सर। जो जिस व्यक्ति ने जॉब करी है वो इस पॉइंट का महत्व समझ सकता है सर। नो बॉस नो लॉस। सर नौकरी में बॉस
और धंधे में लॉस किसी को पसंद नहीं है सर। आप अपने बॉस खुद है सर, अपनी मर्जी से उठे, मर्जी से सोएं, मर्जी से मीटिंग करें, मर्जी से नहीं है नहीं जरूरत मत करें सर। जगदीश साहब कई दिनों से बोल रहे थे सर मीटिंग दो, मन नहीं कर रहा था, नहीं की, आज मन क्या कर दी। कोई कोई बॉस नहीं अपना। टैक्स बेनिफिट, अरे सर कमाल का पॉइंट है सुनील भाई, कमाल का पॉइंट है। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोग हो सकता है इस पॉइंट को ना समझ पाए, लेकिन जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी। कमाल का पॉइंट है सर। आपको भारत सरकार बिजनेस करने के लिए कुछ छूट देती है बिजनेस में, और ये कुछ छूट नहीं है सर, बहुत बड़ी छूट है। पिछले साल मेरे को 21 लाख रुपए आए सर आरसीएम बिजनेस से। 21 लाख रुपए का टीडीएस कटा। अगर मैं नौकरी कर रहा होता तो इस 21 लाख का मतलब है कि मुझे 30% के स्लैब पे आ जाता। शर्मा अंकल जी, अशोक जी, 30% के स्लैब पे आ जाता ना मैं, 10 लाख से ऊपर सैलरी होते ही। 21 लाख की सैलरी पे मुझे 30% के हिसाब से 6,25,000 रुपए टैक्स भरने पड़ते। सुनील भाई, 6,25,000 तो सरकार खा जाती है अगर मैं नौकरी कर रहा होता। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने 21 लाख पे सिर्फ 15,000 टैक्स दिया है। सर ये कमाल का पॉइंट है। जैसे जैसे आपकी इनकम लाखों में आएगी तब समझ में आएगा। फ्री ट्रेनिंग एजुकेशन सर, कोई पैसा नहीं है सर सिखाने का, कोई पैसा नहीं है सीखने का। अगर डॉक्टर बनना है सर, डॉक्टरी में एडमिशन से पहले पहले लाखों रुपए की कोचिंग में लग जाती है सर। करो कोटा जैसे शहर में लाखों करोड़ों अरबों रुपए का सर धंधा हो रहा है कोचिंग के नाम पे, और कितने 100 200 500 बच्चे कामयाब हो पाते हैं सर। यहाँ पर फ्री एजुकेशन सर। लखपति आपको खुद अपने आपके घर पे आपको आके लखपति बनना सिखाता है सर। वहां पर एक डॉक्टर, एक व्यक्ति डॉक्टरी की कोचिंग दे रहा है जो खुद डॉक्टर नहीं है, खुद टीचर है। कमाल की बात देखो सर, यहाँ पर करोड़पति आपको करोड़पति बनना सिखा रहा है सर, वो भी फ्री में, कभी भी फ्लेक्सिबल। और उससे भी बड़ी बात, फ्री में तो है ही, वो आपका टाइम, सीखने का टाइम भी आपके ऊपर है। आप 12 बजे भी सुनील भाई को फोन कर दोगे और ये पूछोगे कि सर ये प्रोडक्ट कैसे बेचना है, तो 12 बजे भी गारंटी आपको बताएंगे एक दो तरीके प्रोडक्ट बेचने के। एनी टाइम सर, कभी भी सीख सकते हैं। अगर आपको बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाना है तो ट्यूशन वाली की मर्जी से चलना पड़ेगा, आपकी मर्जी नहीं चलने वाली सर। फ्लेक्सिबल ट्रेनिंग सिस्टम सर। ओहो सर कमाल का पॉइंट सर, जिस पॉइंट ने जिंदगी बदल के रख दी। विलेबल एंड ट्रांसफरेबल इनकम सर। विल एबल, विल यानी वसीयत। वसीयत क्या होती है? वसीयत बाप का है, बाप के बाद बच्चे के नाम ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ अलग से नहीं करना सर। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है, किसी भी इंडस्ट्री में डॉक्टर की डिग्री डॉक्टर के नाम ट्रांसफर नहीं होने वाली। वकील अपनी वकालत अपने साथ ले जाएगा, इंजीनियर अपने साथ इंजीनियरिंग ले जाएगा, फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री तो दे जाएगा लेकिन गारंटी नहीं देके जाएगा, फैक्ट्री चलती रहेगी मेरे जाने के बाद भी। लेकिन रॉयल्टी अचीवर जब जाएगा तो रॉयल्टी की इनकम भी देके जाएगा। डायमंड जब जाएगा तो इस दुनिया से डायमंड की इनकम भी आपको देके जाएगा सर। गुड रिटायरमेंट इनकम सर। 5 साल काम कीजिए सर। परमात्मा ने 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन दिया है सर। गधे गधे की तरह पूरी जिंदगी काम नहीं करना, 5 साल काम कीजिए, उसके बाद आनंद लीजिए सर। और अच्छी बात यह है 5 साल भी आपकी मर्जी के हैं। 18 साल में शुरू कर दिया 23 तक फ्री, 23 में शुरू कर दिया 28 तक फ्री, 45 में शुरू कर दिया 50 तक फ्री, 85 की साल की उम्र में मिल गया तो भी 5 साल करके 90 साल में फ्री हो जाओ सर। बच्चों के लिए रॉयल्टी छोड़ के जाओगे सर। अर्ली इनकम डे 1 से इनकम शुरू हो जाती है सर। बहुत कमाल का पॉइंट है। कोई जुड़ने का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा ही नहीं लगा, तो जो आएगा सीधा प्रॉफिट में काउंट होएगा। नो टेरिटरी, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप काम फैला सकते हैं सर। अगर आपने कटरा के मार्केट में अखरोट की दुकान खोल रखी है सुनील भाई, तो सिर्फ अखरोट कटरा वाले ही खरीदेंगे, बाहर से नहीं आने वो खरीदने वाले। या बाहर आपको धंधा फैलाना है तो दिल्ली में दुकान खोलनी पड़ेगी। लेकिन आप एक आईडी से, आज हिंदुस्तान में 18 स्टेटों में 1000 से ज्यादा गांव और शहरों में मेरा नेटवर्क है सर। मैं तो हरियाणा का रहने वाला हूँ, हरियाणा में पैदा हूं, मेरी सारी रिश्तेदारी हरियाणा में है। लेकिन इस आईडी की पावर देखिए सर, पूरे हिंदुस्तान में आप कारोबार कर सकते हैं। ओहो सर कमाल का बिजनेस है, कमाल का पॉइंट है। इंसुलेटेड अगेंस्ट नेचुरल डिजास्टर सर। हम इंश्योरेंस लेते हैं लेकिन इंश्योरेंस भी प्राकृतिक आपदाओं को कवर नहीं करता सर। तूफान, बाढ़, महामारी, कोरोना जैसी महामारी, आज कोरोना जैसी महामारी ने लॉकडाउन कर दिया सर। आदमी काम करने के लिए तैयार है लेकिन दुकान खुल नहीं सकती क्योंकि लॉकडाउन है। बारिश आ गई, बारिश बाढ़ आ गई। एक ऐसा धंधा है जिसको कोई कोरोना जैसी महामारी, कोई भूकंप, कोई बाढ़ रोक नहीं सकती सर। आप आज पूरी दुनिया लॉकडाउन है लेकिन आपका और हमारा धंधा जोरों से चल रहा है सर। ओहो सर कमाल का पॉइंट है। नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं है सर। हिंदुस्तान में हम कितनी भी बातें कर लें समानता की, लेकिन फिर भी बहुत भेदभाव है। हर जगह भेदभाव है, कहीं जाति का भेदभाव है, कभी कहीं सेक्स का भेदभाव है। लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पर कोई भेदभाव नहीं। यहाँ कोई नहीं देखता आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, लड़का है, लड़की है, औरत है, बुढ़े हैं, जवान है। सिर्फ आपके अंदर भूख होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए अपने सपने को पूरा करने का। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरी 14 साल की इस इंडस्ट्री की यात्रा में जो मैंने सबसे बड़ी चीज पाई है,
वो है यहाँ पर सर आपको मेंटोर मिलते हैं, कोच मिलते हैं सर, दुनिया में कहीं नहीं मिल सकते सर। जिस क्षेत्र में कोच मिलते हैं वहीं पर आदमी बड़ी ऊंचाइयों पे जा सकता है, और यहाँ पर आपको वही कोच मिलते हैं। अगर आप जॉब करेंगे आपको सर कोच नहीं मिलेगा, जॉब में कभी गुरु नहीं मिलता, जॉब में बॉस मिलता है, और बॉस कभी आपको वो नहीं सिखाएगा जिससे जिसको सीख कर आप उससे आगे निकल जाएं। अगर आप बिजनेस करते हैं, जॉब नहीं करते, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस में गुरु बॉस तो नहीं मिलता, कॉम्पिटिटर मिलता है। कॉम्पिटिटर कभी भी आपको गलती करने से नहीं रोकेगा, वो चाहेगा आप गलती करें और उसकी गलती का फायदा वो उठाए। लेकिन इस बिजनेस में आप लक्की हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको गुरु मिलते हैं। गुरु आपको हर वो चीज सिखाएगा जिसको सीखकर आप उससे आगे निकल सकते हैं, और हर वो गलती करने से बचाएगा, रोकेगा जिसको करके आपको नुकसान हो सकता है सर। और हम लक्की हैं, आज मौका भी है और दस्तूर भी है। मैं चाहूंगा कि हम अपने सभी गुरुओं के लिए आज सम्मान में तालियां बजाएं, और मैं गर्व करता हूं कि हमें गुरुदेव रामकिशन जी के मार्गदर्शन में, दिनेश मोहन जी, बलवान जी जैसी शख्सियत के मार्गदर्शन में काम करने का अवसर मिला। थैंक्स करना चाहेंगे हम सभी गुरुओं का। ये हमारा धंधा बाकी धंधों से बेहतर कैसे है? लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर कोई बाहर बिजनेस करेगा, दुकान खोलेगा, तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है सर, बातों से शुरू नहीं होगा। वहां ऐसा नहीं है जैसा हमने सामान खरीदा शुरू हो गया। वहां कपड़े की दुकान खरीदनी करनी है तो 50 लाख के कपड़े खरीद के लाने पड़ेंगे, जूते की दुकान करनी है 50 लाख के जूते खरीद के लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है हमारी तरह आटा नमक खरीद लाए और बिजनेस शुरू हो गया। लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। लाखों रुपए लगाने के बाद कोई गारंटी नहीं है सर 50 लाख के जूते खरीद के ला सकते हैं। जूते बेचने का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो जूते कोई नहीं खरीदेगा सर। फ्री में भी नहीं लेके जाते लोग। हाई लॉस हाई रिस्क, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो लॉस, रिस्क भी ज्यादा है, रिस्क है तो लॉस होने की पूरी चांसेस है, क्योंकि मार्केट का पैसा मार्केट का, आपका तो है नहीं। मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी आपकी सर। स्टॉक आपका, दुकान आपकी, टेंशन आपकी, पैसा आपका, रिस्क आपका, लाइसेंस आपको लेना है, जीएसटी आपको भरना है, अकाउंटिंग आपको देखनी है, डेड स्टॉक आपको निकालना है, सैलरी आपको देनी, स्टाफ आपको करना है। हमें कुछ नहीं करना था सर। अनलिमिटेड वर्किंग आवर, टाइम रिक्वायर्ड सर। कोई अनलिमिटेड टाइम, 18-18, 14-14 घंटा काम करना पड़ता दूसरे धंधों में सर। हमारी तरह नहीं है 2 घंटे एक मीटिंग कर दी और बस फ्री। और इसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है सर वहां पर प्रॉफिट की। तो इतना बड़ा सुनील भाई, इतना बड़ा कैरियर है, इतना बड़ा धंधा है, इतना बड़ा ये उद्योग है, तो ये इसमें जुड़ने वाला हर आदमी कामयाब हो जाएगा, डायमंड बन जाएगा, या कुछ करना पड़ेगा उसको, या बस फार्म भर दो और 25 लाख आना शुरू? करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत करना पड़ेगा या थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। चलो कम में काम चला दें सर। सर 5 काम करने हैं, सिर्फ 5 काम, अगले 5 काम करने। अगर ये 5 काम कर सकते हैं तो सर आप इस इंडस्ट्री के अचीवर बन सकते हैं, टॉप अचीवर बन सकते हैं, और लाखों करोड़ों रुपए महीने के कमा सकते हैं, और अपनी अगली 5 पीढ़ियों का कैरियर संवार सकते हैं। सर मैं फिर कह रहा हूँ, डॉक्टर एक कैरियर का डॉक्टर रहता है, एक लाइफ का कैरियर बनाता है, इंजीनियर एक पीढ़ी का कैरियर बनाता है, लेकिन नेटवर्कर अगर 5 पीढ़ियों का कैरियर बना के जाता है सर। 5 काम करने सर। पहला काम है 5 साल टिकना है सर। सर विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जीतने वाले रुकते नहीं और रुकने वाले कभी जीतते नहीं सर। अगले 1500 दिन कसम खा लो, आज ही अपने बच्चे के सर पे हाथ रख के कसम खा लो कि साला दुनिया इधर से उधर हो जाए, हर हाल में और हर काल में। अगले 1500 दिन, अगले 5 साल आरसीएम ही करना है और कुछ नहीं करना। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं सर। अच्छा समय आएगा, बुरा समय आएगा, अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग आएंगे, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस घटेगा, हर हाल में हर काल में आपको 5 साल टिके रहना है। आज सुनील शर्मा को सुनील शर्मा जी कहते हैं, आज जगदीश जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है, आज अशोक शर्मा जी को पूरा इंडिया जानता है। जम्मू के रहने वाले हैं ना हमारी, फिर भी पूरा इंडिया उनको जानता है। अजीत फौजी जी हैं हमारे बीच में, दिनेश चंद जी हैं हमारे बीच में, बलदेव सर है हमारे बीच में, डीपी सर हैं, सारे अचीवर हैं। मैं जिनको आज दुनिया सलाम करती है, क्यों करती है? क्योंकि वो 5 साल टिके रहे। उन्होंने ऐसा नहीं कि आरसीएम कभी ये 6 महीना ये किया, 6 महीना वो किया। और ये 5 साल कौन से हैं? ये 5 साल वो नहीं जिस दिन आपने ज्वाइन किया था, ये 5 साल शुरू होते हैं जिस दिन आरसीएम ने आपको ज्वाइन किया था। सुनील भाई, मुझे रिसेंटली पता चला कि 2 ज्वाइनिंग होती है आरसीएम में, एक वो जिस दिन आप आरसीएम को ज्वाइन करते हैं, और दूसरा वो जिस दिन आरसीएम आपको ज्वाइन करता है। और जिस दिन आपने आरसीएम ज्वाइन किया था वो डेट कोई मायने नहीं रखती, डेट वो मायने रखती है जिस दिन आरसीएम आपके अंदर आ गया। जिस दिन आरसीएम आपके अंदर आ गया उसके अगले 1500 दिन अगर आपने काम कर लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं सर, आप अपनी 5 पीढ़ियों का कैरियर बना सकते हैं सर। और ये आने वाले 1500 दिन सर सीधे नहीं रहेंगे, आसान नहीं रहेंगे, या उबड़ खाबड़ रहेंगे सर। अच्छा बुरा दोनों प्रकार का वक्त आएगा सर। क्यों? क्योंकि इन 5 सालों में आपको वो मिलने वाला जो 50 सालों में मिलने वाला था। तो सर वो जो 50 साल में जो चैलेंज आते हैं वो भी तो शर्मा जी 5 साल में ही झेलने पड़ेंगे कि नहीं झेलने पड़ेंगे? अगर आप ये अप डाउन झेल पाए तो गारंटी है ये कैरियर आपके लिए बना हुआ। दूसरा, बी
कम लॉयल प्रोडक्ट यूजर। सर आपको अगले 5 साल तक ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करना है। सर पैसा किस चीज का? प्रोडक्ट यूज का। लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट यूज का पैसा होता तो आज तक ये नमक नमकीन तो बनियों से दादा दादा जमाने से खा रहे हैं ना हम। पैसा क्यों नहीं आया? पैसा से प्रोडक्ट यूज का नहीं है, पैसा है लॉयल्टी का, वफादारी का, ईमानदारी से प्रोडक्ट यूज करने का। और ईमानदारी से यूज करेंगे तो पैसा आएगा, ईमानदारी गई तो पैसा भी आना बंद हो जाएगा। आप इस बात को समझ लीजिए। और ईमानदारी का एक मात्र जरिया है, ईमानदारी की तख्ती नहीं लटकानी। ईमानदारी का एक ही तरीका है, वो है डायमंड क्लब। अगर आपके आईडी पे डायमंड क्लब हो रहा है, इसका मतलब है कि आप ईमानदार यूजर, आप 100% यूजर है। और एक दूसरा जो आपको काम करना है वो है हर महीने 2 रिटेल कस्टमर बनाने हैं। सर ये बिजनेस है सेलिंग का। आरसीएम मतलब होता है सर राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, हिंदी में कहते हैं खरीदारी का सही तरीका। और ये खरीदारी का सही तरीका बोल बोल के पिछले 15-20 सालों से अपलाइनों ने सर हमें बहुत मिसगाइड किया। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं सर, दोबारा एक बार थोड़ा सा खगालिए सर। आरसीएम का मतलब है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, और मार्केटिंग का किसी भी डिक्शनरी में मतलब खरीदना नहीं होता। हर डिक्शनरी में मार्केटिंग का मतलब होता है बेचना। अगर कोई कंपनी मार्केटिंग मैनेजर रखती है तो खरीदने के लिए मैनेजर नहीं रखती, वो बेचने वाला मैनेजर रखती है। अगर कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रखती है तो बेचने के लिए एग्जीक्यूटिव रखती है, खरीदने के लिए एग्जीक्यूटिव नहीं रखती। तो यहां पर भी अगर आपको आरसीएम करना है तो आपको बेचने का सही तरीका ढूंढना पड़ेगा। और बेचने का सही तरीका घर घर जाना नहीं है, बेचने का सही तरीका बसों में साहिबान साहिबान कहना नहीं है। बेचने का सही तरीका है आपको अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट रखना है, जिसकी वजह से आपके हर महीने 2 रिटेल कस्टमर बनना शुरू हो जाएंगे। आप देखिए, आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके आजू बाजू सर्कल का हर आदमी उसको यूज कर सकता है, हर आदमी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकता है। और मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेचने के लिए कह रहा हूँ सुनील भाई कि आपको 20 रुपए वाला नमक 30 रुपए में बेचने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। 20 रुपए वाला नमक 14 में ही तो देना है। और ये भी अगर हम नहीं दे पाएंगे तो नमक की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ आप ही में है सर, जो लोगों से नहीं बिक पा रहा है, जो रिटेल नहीं कर पा रहे हैं। और ये दो काम मैंने बताए, 100% यूजर और रिटेल कस्टमर बनाने का एक सिंपल सा तरीका है सर, डिस्प्ले वॉल इज द बेस्ट वे। सही तरीका सर डिस्प्ले वॉल है। जिस व्यक्ति के घर में डिस्प्ले वॉल है वो ये दोनों ही काम ईमानदारी से और बढ़िया तरीके से कर पा रहा है। सर डिस्प्ले वॉल, सर डिस्प्ले वॉल को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए सर। 20,000 करोड़ का कारोबार है सर आज आरसीएम का। 20,000 करोड़ के कारोबार के मालिक टीसी छाबड़ा ने अगर डिस्प्ले वॉल को इतना प्रमोट कर रहा है, हर बड़ा लीडर डिस्प्ले वॉल को प्रमोट कर रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक है जो आपको और हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन लोगों को समझ में आ गया है। क्योंकि उन्हें समझ में आ गया डिस्प्ले वॉल ही वो क्रांति है जो हिंदुस्तान के घर घर में आरसीएम को पहुंचा सकती है, हर गली गली में आरसीएम को ले जा सकती है। मैं 4 कारण वो बताऊंगा जो जिसकी वजह से डिस्प्ले वॉल के ऊपर पूरी आरसीएम इतनी ताकत लगा रही है। सबसे पहला कारण है 90% अंडर ग्रेजुएट है इंडिया में। आंकड़े ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा लोग ऐसे हैं, 90% लोग तो कम से कम ऐसे हैं जिन्होंने कभी ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल नहीं करी है। किसी ने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया, किसी ने सेकंड ईयर में छोड़ दिया, कोई थर्ड ईयर में फेल हो गया, ग्रेजुएट नहीं हो पाए 90%। इसका मतलब टेक्निकली वो 12वीं पास ही है। अब जो व्यक्ति 12वीं पास है, 90% लोग सिर्फ 12वीं पास ही हैं, तो क्या वो 12वीं पास वाले को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने का मौका मिलेगा, या वो अशोक शर्मा जी की तरह कोई बड़ा उच्च लेवल का अधिकारी बन सकता है? क्या किसी महकमे में नहीं बन पाएगा। वो 12वीं पास को तो 12वीं पास जैसी नौकरी मिलेगी। वो 12वीं पास आदमी को हम अगर ये जाएं और उसको ये बताएं कि ये 10,000 रुपए का सामान खरीद के तो महीने का 2,000, 5,000, 10,000 एक्स्ट्रा कमा सकता है, क्योंकि वो 12वीं पास है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो 21वीं सदी का व्यवसाय, नए जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, केपीएमजी की रिपोर्ट समझ पाए। लेकिन वो ये बात जरूर समझ पाएगा कि 10,000 रुपए का सामान खरीद के 2,000 रुपए, 3,000 रुपए महीने के कमाए जा सकते हैं। ये बात लोगों को समझ में आएगी। हिंदुस्तान को किसानों का देश कहा जाता है, और किसान गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में नहीं रहते, किसान रहते गाँव में। आज भी हिंदुस्तान की 65% से ज्यादा आबादी छोटे गाँव में या कस्बों में रहती है। और मुझे नहीं लगता अंबानी, अडानी या टाटा बिरला गाँव में जाके फैक्ट्रियां लगाएंगे। अगर गाँव में फैक्ट्रियां लगानी होती तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, यूपी के, मध्य प्रदेश, जितने शहरों से आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में 90% आबादी बाहर की है। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर रोजगार नहीं है सर। आप कल्पना करें अगर, और वो आके यहाँ पर कोई इंजीनियर वकालत नहीं कर रहे, 8-10 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। अगर सर हम उनको ये बताएं कि ये 8-10 हजार रुपए आप अपने घर में ही, गांव में रहते रहते कमा सकते हैं, तो सर उनकी जिंदगी संवर सकती है। उनको ये बात समझ में आए या ना आए, नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं सदी का व्यवसाय, लेकिन ये बात समझ में आएगी कि 25,000 रुपए का सामान खरीद के हर महीने आप 5-7 हजार रुपए महीना एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। 96%। तीसरा पॉइंट, 96% आबादी 15,000 से 20,000 रुपए कमा रही है सर। इसका मतलब यह है 15-20 हजार कमाने वाले ने एक मोबाइल खरीद रखा है जिसमें फ्री का इंटरनेट है, जिसमें वो अच्छी अच्छी गाड़ियां देखता है, महंगे महंगे मोबाइल देखता है, अच्छे अच्छे घर देखता है, उसके शौक
इच्छाएं सपने तो बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन उन इच्छाओं और सपनों को पूरा करने के लिए 15,000, 12,000, 20,000 की नौकरी से पूरे नहीं हो सकते। अब उसको एक्स्ट्रा इनकम की तलाश है, और जब हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे, हम उनको डिस्प्ले वॉल बताएंगे, हम उनको बताएंगे 10-15 हजार रुपए का एक्स्ट्रा इनकम, 10-15 हजार रुपए का इन्वेस्टमेंट से आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं, तो मैं गारंटी देता हूं सर उन्हें ये बात समझ में आएगी और वो लोग और ज्यादा आर्सिंग की ओर आकर्षित होंगे। और सबसे बड़ा कारण है डिस्प्ले वॉल लेके आने का, वो है इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सर इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसकी नीड है, उसकी जरूरत है। आप और हम चाहे या ना चाहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की डिमांड है। आज हिंदुस्तान में लगभग 140 करोड़ की आबादी है, 30 करोड़ 28 से 30 करोड़ परिवार है। इन 28 से 30 करोड़ परिवार या 140 करोड़ लोगों तक सामान पहुंचाने के लिए हमारे पास जरिया क्या है? हमारे पास जरिया है 1,40,00,000 दुकानें, रिटेल स्टोर्स जिन्हें हम कहते हैं। हमारे पास जरिया है 65 लाख ब्रांडेड स्टोर, जैसे टाटा है का है, रिलायंस का है, वेस्ट लाइफ का है, या बाटा का है, लिबर्टी का शोरूम है। हमारे पास है 1.5 करोड़ खोखे यानी जिनका कोई जीएसटी वेएसटी या जिनका कोई आंकड़े नहीं है, गांव देहात की दुकानें। और लगभग 70 लाख लोकल बाजार है, बुध बाजार, शुक्र बाजार, बृहस्पति बाजार, शनि बाजार, रात बाजार, दिन बाजार, इस टाइप के इतने सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के माध्यम से हिंदुस्तान के 28 करोड़ परिवारों तक और 140 करोड़ लोगों तक सामान पहुंचता है। अब आरसीएम का सपना था, टीसी सर का सपना था घर घर आरसीएम, गली गली आरसीएम, और हमारे पास ऑप्शन क्या था? 10,000 पिकअप सेंटर। अब आप मुझे बताइए जगदीश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं, जवाब दे पाए, तो 10,000 पिकअप सेंटर को अगर 28 करोड़ परिवारों तक सामान पहुंचाना पड़े, तो एक परिवार को, एक पिकअप सेंटर की जिम्मेवारी आई 28 लाख परिवार। मुझे बताइए जगदीश भाई, एक पिकअप सेंटर वाला 28 लाख घरों को कैसे सामान सप्लाई करेगा? पॉसिबल ही नहीं है सर। पॉसिबल ही नहीं है ना सर ये बात जी। और ये बात टीसी सर को समझ में आई, और उन्हें समझ में आया कि मात्र 10,000 पिकअप सेंटर से ये संभव नहीं है। हम 10,000 पिकअप सेंटर के बल पे घर घर गली गली आरसीएम नहीं पहुंचा सकते। उन्होंने डिस्प्ले वॉल का डिसीजन लिया, और उन्होंने टारगेट लिया कि 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल हम अगले 5 साल में 2025 तक खोलेंगे। अब मुझे बताइए, अगर 1 करोड़ डिस्प्ले वॉल खुल जाते हैं, तो एक डिस्प्ले वॉल की जिम्मेवारी आती है 28 परिवारों तक सामान पहुंचाने की। जगदीश भाई, एक डिस्प्ले वॉल वाला अगर ईमानदारी से काम करे तो अपने आजू बाजू कॉलोनी पड़ोस में 28 परिवारों को सामान दे सकता है कि नहीं दे सकता सर? 100% सर। और सर यही लॉजिक है जो आपको और हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 20,000 करोड़ की आरसीएम बिजनेस के मालिक टीसी साबड़ा को, सुरेंद्र बसु और मुकेश कोठारी जी को समझ में आ गया है, और ये हमें समझना पड़ेगा। और हमें अपनी टीम के हर व्यक्ति को, हर एक्टिव लीडर को डिस्प्ले वॉल खुलवानी पड़ेंगे। अब देखिए सर, जरा थोड़ा अपने आजू बाजू घूम के देखिए जगदीश भाई, ऐसी लाल पीली बोतलें देखिए कभी? क्या होता है सर इनमें? मुझे मालूम है आपने कभी सेवन तो नहीं किया होगा, लेकिन होता क्या है आप समझ गए होंगे सर। हाँ जी, हाँ जी। इनमें होता है सर शराब, अल्कोहल। पीने से सेहत सुधरती है कि बिगड़ती है सर? बिगड़ती है सर। मैं आपको बताऊं सर, 2020 जिसे पूरी दुनिया में कंप्लीट लॉकडाउन के रूप में माना जाता है, उस 2020 में भी हिंदुस्तान में 650 करोड़ लीटर, 650 करोड़ की शराब नहीं, 650 करोड़ लीटर शराब बिकी है सर। रेट तो मुझे मालूम नहीं है मोटा मोटा, लेकिन अगर मैं मान के चलूं कि एक लीटर 1,000 रुपए की आती होगी दारू, तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया सर। ये बिकी है, इसका मतलब कोई ना कोई तो बेच रहा होगा ना सर इसको। यस सर। सर ये ऐसी दुकानें देखी होंगे ना सर, पान गुटखा मिलता है सर इनमें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। इनमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिन पे लिखा हुआ है कि खाओगे तो मरोगे। तस्वीर ऐसी ऐसी बनी हुई है सिगरेट के डब्बों पे, गुटखे के डब्बे, खैनी जर्दे पे, ठीक है, उसमें लिखा हुआ बड़े बड़े अक्षरों में गारंटी है, मौत है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान में 35,000 करोड़ रुपए की सिगरेट पी के सर पिछले साल लोग धुआं में उड़ा दिया, और 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का सर गुटखा बिकता है हिंदुस्तान में। अब मुझे बताइए सर, क्या ये, केवल मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये प्रोडक्ट के बगैर लाइफ चल सकती है कि नहीं चल सकती सर? सर जो यूट्यूब में है सर, वो यूट्यूब में सर जवाब दें, और जो चैट बॉक्स में, वो चैट बॉक्स में जवाब दीजिए सर। मैं आपकी जगह जवाब दे देता हूँ, जी चल सकती है, इन प्रोडक्टों के बगैर लाइफ चल सकती है। लेकिन मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इन प्रोडक्टों के बगैर लाइफ चल सकती है? अरे कोई बात नहीं है, अपनी जान, मास्क, आप कोरोना से मत डरो, लेकिन पुलिस वाले से डरने के लिए तो आज मास्क पहन रहे हैं कि नहीं पहन रहे? बिल्कुल सर। हिंदुस्तान में 140 करोड़ है, अगर एक आदमी के पास 2 मास्क भी हैं, तो इसका मतलब 280 करोड़ तो मास्क बेच सकते हैं सर हम लोग। यस। हर महीने, क्योंकि एक महीने में 2 मास्क इस्तेमाल होते हैं सर, क्यों नहीं बेच पा रहे हम 6 लेयर मास्क? वो मास्क जो आपकी जान बचा सकता, वो नहीं हम बेच पा रहे सर। पहले आदमी सुसु करके आके हाथ धोता था या नहीं धोता था, आज 2 बार धोता है सर। हैंड वॉश हर घर में बिक सकता है सर।
सर पेंट बनाने वाली फैक्ट्रियां सर सैनिटाइजर बना रही हैं सर। सर इम्यूनिटी बूस्टर, सर लोग गूगल में सर्च कर करके इम्यूनिटी बूस्टर ऑनलाइन मंगा रहे हैं सर। सर रामदेव ने सर 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर दिया सर गिलोय तुलसी रस बेच बेच के। सर आप और हम नहीं कर सकते क्या सर? हमारे पास बेस्ट क्वालिटी की तुलसी है सर, हमारे पास बेस्ट। अरे सरकार ये कह रही है कि अस्पतालों से बचो, अस्पताल मत जाओ, काढ़ा पियो। सरकार अपना आयुष काढ़ा बना बना के बेच रही है 280 रुपए का 100 ग्राम सर। हमारे यहाँ सर 150 ग्राम आ रहा है। मैं आपको बताऊं सर, आयुष काढ़ा जो सरकार का काढ़ा है उसमें जो इंग्रेडिएंट है उससे ज्यादा इंग्रेडिएंट तो आरसीएम की चाय मसाला में है सर। आप पढ़ के देखना थोड़ा सा। और सरकार ने मतलब अरबों रुपए का व्यापार कर दिया इस आयुष काढ़ा से सर। क्या हम अपना काढ़ा नहीं बेच पाएंगे सर? हर आदमी को जरूरत है सर, गूगल पे लोग सर्च कर करके मंगा रहे हैं सर। यस सर ये प्रोडक्ट हर आदमी खरीद सकता है सर। गुड शॉप गुड शिप सर, हर आदमी की जरूरत है। और सर एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट जिसने कमाल कर रखा पूरे हिंदुस्तान में, मिरेकल, हर बीमारी का इलाज। सर क्या ये प्रोडक्ट हम नहीं बेच पाएंगे सर? अरे सर बेचने वाले इतने ऐसे घटिया घटिया प्रोडक्ट बेच पा रहे हैं, क्या हम ये नहीं बेच पाएंगे? और अगर हम ये बेच पाए तो सर हमारा डायमंड क्लब गारंटी से होगा। और अगर डायमंड क्लब इतना समझाने के बाद, इतना ताकत लगाने के बाद, गुरुजी के इतने सिखाने के बाद भी अगर हम डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आज ही आपको भविष्य बता देता हूँ। जगदीश भाई मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा अगर एक दो लोग छोड़ के चले जाएं बिजनेस को ये सुनने के बाद, तो मेरी गलती नहीं है। मेरी बीमारी यह है कि मुझे सीधी और खरी बात कहने की आदत है। मुझे मालूम है कि मीठी मीठी गोलियों से डायबिटिक ठीक नहीं होती है, उसके लिए तो कड़वी दवाई देनी पड़ती है। और इतनी मेहनत के इतनी बावजूद अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा, उनको लग रहा है कि डायमंड क्लब नहीं करेंगे तब भी काम चल जाएगा, तो सर ऐसा होने वाला नहीं है। अगर आप डायमंड क्लब नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 1,000 रुपए का सामान खरीदेंगे, 50 की बीवी होगी, 500 की बीवी होगी, 50 रुपए आएगा। 700 का सामान खरीदेंगे, 350 की बीवी होगी, 35 रुपए आ जाएगा। 400 का सामान खरीदेंगे, 200 रुपए की बीवी होगी, 20 रुपए आ जाएगा। और इससे होगा क्या? इससे 500 रुपए का चेक बनने में भी साल भर लग जाएंगे, और हो सकता है साल भर से पहले पहले वो वीर गति को प्राप्त हो जाए। और ज्यादातर लोग हो ही जाते हैं, थक हार के सिस्टम को दोष दे देते हैं और जाते जाते आरसीएम और अपलाइनों को गाली देते हैं। ऐसा होता है नहीं होता सर? ये वो लोग हैं जो डायमंड क्लब नहीं कर पा रहे हैं सर। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर, आगे चल के आप 3.5 और 1.15 करके रॉयल्टी अचीवर बन सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी की इनकम भी ले सकते हैं, लेकिन रॉयल्टी की पिन तभी मिलेगी जब आप डायमंड क्लब कर रहे होंगे सर। और सबसे बड़ी बात सर, क्योंकि हम मंकी सी मंकी डू के सिद्धांत पे काम करते हैं, बंदर जैसा देखेगा बंदर वैसा करेगा। आप जैसा करेंगे आपकी टीम वैसा ही करेगी, तो आपको डायमंड क्लब करना जरूरी है। रॉयल्टी के लिए चाहिए क्या सर? 3.5 और 1.15। और अगर आप आज भी उन पुराने तरीके 200-300 बीवी करने वाले लोगों के चक्कर में लगे हुए हैं, तो सर 4,65,000 का बिजनेस करने के लिए सर आपको चाहिए लगभग 2,500 लोग। और मुझे लगता है आज के युग में इतनी कंपनियां हैं, इतने सारा कंपटीशन है, 2,500 लोग इकट्ठे करने में कई साल लग जाएंगे सर। yes. और कई सालों का धैर्य कोई नहीं रखता सर। यहाँ तो 2 महीने चेक नहीं आता, लोग तीसरे महीने नई कंपनी पकड़ लेते हैं। और अगर वो धैर्य नहीं रख पाएंगे तो वो 21वीं सदी के व्यापार से आउट हो जाएंगे, वंचित रह जाएंगे सर। सब डायमंड क्लब ही चाबी है सर। आप इसको मानने या ना माने, आज समझ ले चाहे आज से 5 साल बाद समझ लीजिए। सिंपल डायमंड क्लब सर, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास अप्रैल के महीने में 5 डायमंड क्लब है, वो भी व्यक्ति अगले 6 महीने से 8 महीने में सर रॉयल्टी पे आ सकता है। और परमानेंट रॉयल्टी, वन टाइम रॉयल्टी नहीं सर। अगर एक व्यक्ति जिसकी लेग में, एक लेग में 3 डायमंड क्लब और बी लेग में 2 डायमंड क्लब है, अगर वो अगले कुछ दिनों में उन 3 वालों को 10 कर दे और 2 वालों को 4 कर दे, और फिर उसके बाद एक झटका और मार दे, सितंबर 3 महीनों में 10 वालों को एक ज्वाइनिंग एक डायमंड क्लब में कन्वर्ट करे, 20 हो जाए और 4 वाले 8 हो जाए। और जो भी हमारा फाइनल टारगेट मंथ रहेगा, जैसा गुरुदेव का आदेश रहेगा, चाहे वो नवंबर हो या दिसंबर हो, 20 वाले एक को तैयार कर दे 40 और 8 वाले एक को तैयार के 15। तो सर ने जो बुक बनाई थी, जगदीश भाई आपका जो बहुत बड़ा योगदान रहा था डायमंड क्लब बुक में, उस बुक में साफ लिखा हुआ है, कोई भी ऐसा लीडर जिसकी एक लेग में, बड़ी लेग में 40 डायमंड क्लब और छोटी लेग में 15 डायमंड क्लब है, तो वो आदमी क्या बन जाएगा सर? जबरदस्त रॉयल्टी अचीवर सर, बड़ा रॉयल्टी परमानेंट वाला या वन टाइम वाला? परमानेंट, मजबूत, हमेशा के लिए। भाई तो चाहिए ना सर हमें परमानेंट। सर जमाना बदल गया, पुराने तरीके छोड़ दीजिए सर। एक जमाना था जब संदूक, लोहे की संदूकें उठा के ले जाते थे, मजबूरी थी सर, कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन जमाना बदल गया, अब उससे भारी संदूकें हो गई हैं सर। लेकिन उन संदूकों को उठाने में ताकत नहीं लगती, क्योंकि उन संदूकों के नीचे टायर लगे हुए हैं। एक उंगली से आप उन संदूकों को धकेल पा रहे हैं सर। जमाना बदल गया। आज भी अगर कोई कंधे पे उठा के घूम रहा है तो सर आप उसको बेवकूफी कहेंगे ना सर? यस। जमाना बदल गया। एक जमाने में ऐसा था कि एक छेद करने के लिए पूरा दिन लग जाता था, आधा घंटा लग जाता था। आज जमाना ऐसा है 1 मिनट में 15 छेद कर सकते हैं सर। आज भी अगर कोई पुराने तरीके से छेद कर रहा है तो आप उसको समझदार कहेंगे क्या? नो सर। अरे सर जमाना बदल गया। अब आपने कहानी सुनी होगी सब लोगों ने, प्यासा कौवा 88 करोड़ सर, दूसरी तीसरी क्लास में। yes. चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो चाहे हिंदी मीडियम में पढ़े हो सर, ये कहानी हर आदमी ने सुनी है।
कौवे को प्यास लगी, मटका मिला, वो कंकर डाले, पानी ऊपर आ गया, पी गया। लेकिन आपका कौवा सर 21वीं सदी का कौवा स्मार्ट है सर, वो ऐसी मूर्खता नहीं करेगा, वो मेहनत नहीं करेगा, वो एक स्ट्रो ढूंढेगा और स्ट्रो को डालेगा और पी के उड़ जाएगा सर। हमें भी स्मार्ट बनना है सर, हमें भी उन 200 400 500 रुपए बीवी करने वालों के पीछे नहीं लगे रहना सर, हमें डायमंड क्लब करने वालों के साथ काम करना है, तभी हम स्मार्ट वर्कर कहलाएंगे सर। चौथा काम जो आपको करना है, लर्न द सिस्टम, सीखना पड़ेगा सर। हमारे बाप दादाओं ने ऐसा काम पहले नहीं किया था, उन्होंने नौकरी करी, हमें नौकरी के बारे में सिखाया, उन्होंने खेती बाड़ी करी, हमें खेती बाड़ी के बारे में सिखाया, उन्होंने धंधे करे, दुकान पैसा किया, हमें दुकानों के बारे में, दुकानदारी के बारे में सिखाया। लेकिन उन्होंने नेटवर्किंग नहीं की, उन्होंने नेटवर्किंग नहीं की तो हमें उन्होंने कोई एजुकेशन नहीं दी। हम पहली पीढ़ी है नेटवर्किंग करने वाले, हमें सीखना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के बारे में, समझना पड़ेगा। और सीखना किससे है सर? जब सीखने की बारी आती है तो दो सवाल खड़े होते हैं, सीखना क्या है और सीखना किससे है। पहले हम बात करेंगे सीखना क्या है। तीन चीजें सीखनी है। सबसे पहले सर हमें सीखना है प्रोडक्ट्स के बारे में, ये प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट से बेहतर कैसे है। बहुत सारे लोग को नॉलेज नहीं है, नॉलेज, बिना नॉलेज के अगर वो मार्केट में जाएंगे तो 200 रुपए का हेल्थ कार्ड महंगा लगेगा सर लोगों को। बिना नॉलेज के अगर वो मार्केट में जाएंगे तो सर 14 रुपए वाला नमक भी नहीं बेच पाएंगे सर। तो प्रोडक्ट के बारे में सीखना पड़ेगा सर। दूसरा प्लान के बारे में, ये प्लान कैसे काम करता है, कैसे पैसा आता है, कैसे रॉयल्टी आती है, 2 लाख पे कितना पैसा आएगा, 5 लाख पे कैसे कितना पैसा आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट एक लिमिट है, पावर नेटवर्क में है। नेटवर्क कब बनेगा? जब हम लोगों को प्लान समझा पाएंगे। और ये प्रोडक्ट और प्लान किसको यूज करने हैं? ये पीपल्स को यूज करने, लोगों को यूज करने। तो आपको लोगों की जानकारी होनी चाहिए। जिस व्यक्ति को प्रोडक्ट और प्लान यूज करना है, अगर उन लोगों की जानकारी नहीं है, मानव स्वभाव की नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, तो आप बहुत बड़ा नेटवर्क कभी भी नहीं खड़ा कर पाएंगे। और सीखना किससे है सर? सबसे पहले आपको सीखना है किताबों से सर। जैसे आज तक सीखते हैं, डॉक्टर कहां से सीखता है? डॉक्टरी किताब से। वकील कहां से सीखा? वकालत की किताब से। इंजीनियर कहां से बने? इंजीनियरिंग किताब पढ़ के। नेटवर्कर कहां से बनेंगे? नेटवर्किंग किताब पढ़ के। ऑडियो वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं सर। मीटिंग ट्रेनिंग, आज दुनिया भर की मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है। आज भी एमबीबीएस की क्लासेस चल रही हैं, लोग कॉलेज नहीं जा रहे, लेकिन ट्रेनिंग्स और लेक्चर हो रहे हैं ना। कैसे हो रहे हैं? यूट्यूब के माध्यम, ये अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और एक्टिव अप्लायंस से। कामयाब होने के लिए कामयाब व्यक्ति से पूछिए कैसे कामयाब होया जा सकता है, सीख सकते हैं। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट काम, कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की आत्मा है सर। निरंतरता ही सफलता का आधार है। अगर शरीर में से आत्मा निकल जाए कुछ नहीं बचता, बॉडी बचती है। और बॉडी को लोग कहते हैं निपटाओ निपटाओ, इसको ले जाओ, बदबू आ रही है। अगर आप इस बिजनेस में, इस धंधे में अगर टॉप पे जाना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी अपनाना पड़ेगा सर। लगातार, निरंतरता, रुक रुक कर करना कैंसर है सर। इसमें आपको लगातार चलना पड़ेगा। 5 साल लगातार काम करना है सर। और इन 5 साल में लगातार क्या करना है? लगातार प्लान दिखाना है सर। सबको दिखाओ, किसी को मत छोड़ो, किसी को नहीं छोड़ना, हर आदमी को दिखाना। प्री जज नहीं करना, कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। जिनको हम जोड़ना चाहते थे वो तो जुड़े ही नहीं, और जिनको नहीं जोड़ना चाहते थे, नहीं सोचा था, वो जुड़ के आज हमें बड़े बड़े लेवलों पे ले जा रहे हैं। तो प्री जज ना करें, सबको दिखाएं। और सुनील भाई और जगदीश भाई, मैं एक नया एसटीपी का नया फुल फॉर्म निकाला मैंने, सब तुम्हारे पे है। रॉयल्टी कितने दिन में जाना तुम्हारे पे है। रूबी कितने सालों में बनना है तुम्हारे पे है। 3 महीने में रॉयल्टी जाना या 3 साल में रॉयल्टी जाना तुम्हारे पे है। एसटीपी करना पड़ेगा, सब तुम्हारे पे है। शो द प्लान, शो द प्रोडक्ट, शो द परफॉर्मेंस, शो द स्पॉन्सर, शो द प्रोग्राम, शो द शेयर द प्रोडक्ट। सर ये करने पड़ेंगे आपको। पीपल विल कम, पीपल विल गो, बेस्ट विल स्टे। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो अच्छे लोग होंगे वो आपके साथ चलते जाएंगे। आज बहुत बड़ा नेटवर्क है टाइगर टीम का, लेकिन एक्टिव लोग तो लिमिटेड है ना। वो एक्टिव लोग आपको मिलते जाएंगे और आपका कारोबार, आपकी जिंदगी को बदल देंगे सर। और जो कंपनी के ऑफर्स आ रहे हैं सर, रेगुलर उन ऑफर्स को प्रमोट करें सर। आपके लिए ऑफर वो छोटा हो सकता है, लेकिन आपके नेटवर्क के लिए ऑफर वो बहुत बड़ा काम कर सकता है सर। पिछले मार्च में 380 करोड़ रुपए का सर आधिकारिक आंकड़ा है सर। 380 करोड़ का बीवी हुआ। अगर एमआरपी डीपी में कन्वर्ट करें तो लगभग 700 750 करोड़ का बिजनेस हुआ 1 महीने में। लेकिन सवाल में ये है जगदीश भाई, ये जो 700 करोड़ की बिक्री हुई, अब मार्च में ही क्यों हुई, फरवरी में क्यों नहीं? आज प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड जरूरत है, आज क्यों नहीं हो पा रही? ये इसका पीछे एक ही लॉजिक है कि मार्च में बहुत सारे ऑफर चल रहे थे कंपनी के, जो खत्म होने वाले थे, और लोगों ने उन ऑफर्स में काम किया। उसकी वजह से उतना बड़ा टर्नओवर, उसकी वजह से उतनी बड़ी लेवल और अचीवमेंट आई है। तो हमें भी इन छोटे छोटे टारगेट्स पे काम करना पड़ेगा। अगर एक है, अगर वो 500 बीवी वाला सिस्टम उन पे लागू कर दे, 500 बीवी न्यूट्रीचार्ज उनको खरीदवा दे, तो हर महीने लाख रुपए का न्यूट्रीचार्ज बिकने लगेगा सर। इसका मतलब है 12 महीने में 12 लाख का बिजनेस। 10 लाख पे तो थाईलैंड ले जा रहे हैं सर, हवाई जहाज में बैठा के आपको न्यूट्रीचार्ज वाले। और अगर आपने 1000 बीवी करवा दिया अपनी टीम से, तो घरवाली समेत जा सकते हो सर। छोटा सा टारगेट है सर, लेकिन उसका ऑफर, एक्स्ट्रा ऑफर सर, फुल बीवी के प्रोडक्ट आते हैं, लूट लो, ज्यादा खरीद लो। इस महीने डबल फुल बीवी मिल रही है, अगले महीने कुरकुरे मत खरीदना, साबुन खरीद लेना।
जिस समय जॉब ऑफर, अरे दुकानदार क्या करता है सुनील भाई, जब आप सिम का काम करते थे तो ऐसा आता था ना, इस महीने 200 एक्टिवेशन कर दिया तो मोबाइल फ्री, तो क्या करते थे हम लोग, बहुत सारे गिफ्ट मिलते फिर थे। क्या करते, मिलते थे ना, तो फिर क्या करते थे, सिम नहीं बिकती थी तो अपने नाम से एक्टिवेट करवा लेते थे, क्या बात है, अगले महीने ही भेज देंगे, क्या दिक्कत है, ऑफर है सर, फायदा उठाओ, लेडीज वाला ऑफर चल रहा है, इसका फायदा उठाओ। लेकिन एक ऑफर है सर जिसका फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए, हर लीडर को मैं चाहता हूं, 10,000 बीवी सर न्यूट्रीचार्ज का करके सीरियसली लो सर, 60,000 रुपए का करने सर 6 महीने में मिलेगा क्या सर आपको, 60,000 अगर आप करते हैं 32% लेवल पे अगर है, मैं तो उसी लेवल को मानता हूं, 32% लेवल पे है तो 60,000 का 32% 19,200 रुपए पहली बार तो वो मिलेगा आपको एमआरपी, और उसका डिफरेंस करेंगे तो 15,000 वो मिलेगा, 19,200 15,000 34,200 हो गया। और उसके बाद कंपनी ने 10,000 पे आपको 20,000 का सामान मिलेगा, 10,000 ड्यूटी चार्ज का और 10,000 आरसीएम का, 20,000 वो जोड़ दो 54,500, 60,000 का बिजनेस करके आपको 55,000 का तो वापिस मिल गया, और 60,000 का सामान आप बेच के कितना भी कमा लो आप उसमें से। और सबसे बड़ी बात, हमें 3 दिन का टूर मिलेगा सर, जहां हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और सबसे बड़ी बात वहां माहौल मिलेगा सर। और सर सक्सेस इज रिदम, सर रिदम में काम कीजिए सर, रुक रुक के मत काम कीजिए, मुझे मालूम है आप काम कर रहे हैं, लेकिन आप रुक रुक के करेंगे तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो सुनील सर को मिली, जो जगदीश सर को मिली, जो दिनेश चंद जी को मिली, जो बलदेव सर को मिली, जो डीपी सर को मिली, और जो बड़े बड़े अचीवर्स को मिली है सर। सक्सेस इज रिदम सर, आपका 70 किलो का शरीर है सर, उसमें 50 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम का दिल है सर, कितना भी 100 किलो वजन होगा तब भी दिल तो 450 500 ग्राम का ही होता है सर। आपका दिल आपको जिंदा रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है सर, 1 मिनट में 72 बार, 1 घंटे में 4,300 बार, और एक दिन में 1,03,680 बार धड़क रहा है सर आपका दिल। अगर आपको जिंदा रखने के लिए इतनी ताकत लगा रहा है तो सर क्या आप अपने सपने, अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए अगले 5 साल सर ताकत नहीं लगा सकते, अगले 5 साल सर प्लान नहीं दिखा सकते, अगले 5 साल के डायमंड क्लब नहीं कर सकते सर? सर थोड़ा ताकत लगानी पड़ेगी, थोड़ा रिदम में आना पड़ेगा सर। सूरज है, आपने सुना है सदियों से, युगों युगों से सूरज के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात क्यों होता है सर? क्योंकि लगातार घूम रही है सर। सर अगर ये पृथ्वी घूमना बंद कर दे, प्रलय आ जाएगी सर, प्रलय। और जिस दिन आप लोगों ने रेगुलर काम करना बंद कर दिया सर, आपके बिजनेस में भी प्रलय आ जाएगी। बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे लेवलों पे जाकर भी आउट हो गए इस बिजनेस से, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूटी रिदम को तोड़ दिया सर। आपको रिदम को तोड़ना नहीं है सर। और मैं आपको सर, मैं ओपनली कहना चाहता हूं, मैं आपको नहीं करना चाहता कि मैं, मेरा फर्ज है क्योंकि एज ए अपलाइन होने के, कि सर जब आप ये काम करेंगे अप डाउन आएंगे सर, अच्छे लोग आएंगे, अच्छे लोग जाएंगे, बिजनेस अप होगा, बिजनेस डाउन होगा, घर में परेशानी आएंगे, बिजनेस में परेशानी आएंगे, लेकिन आपको थकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। और अगर आप ये नहीं, आपने गिव अप नहीं किया तो मैं आप गारंटी देता हूं कि आप अपना नहीं, अपनी आने वाली 5 पीढ़ियों का कैरियर बना के जाएंगे सर। फिर कह रहा हूं, डॉक्टर एक पीढ़ी का कैरियर बनाता है, इंजीनियर एक पीढ़ी का कैरियर बनाता है, प्रधानमंत्री भी एक ही पीढ़ी का प्रधानमंत्री बन के रह जाता है, लेकिन आप अगर डायमंड बन गए तो अगले आने वाली 50 पीढ़ी डायमंड ही कहलाएंगी सर। और वंस अगेन मैं सभी साथियों को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि वो इतने शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठा हुए, और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं जगदीश सर का, कि उनके माध्यम से इतना बेहतरीन मंच हमें मिल रहा है, जहां पर हम लगातार सीख रहे हैं, लगातार ग्रो कर रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन है, लगातार सीखने पे फोकस करें, और जैसा सर ने कहा है, अभी अगले 3 दिन क्लोजिंग पे समय लगाइए। 500 एक्स्ट्रा, देखिए हो सकता है आप नेटवर्क के लिए बाहर ना जा पा रहे हो, लेकिन ऑलरेडी जो नेटवर्क बना है उसको तो हम अपने उसको तो हम काम पे लगा सकते हैं, और उनको उस नेटवर्क को हमें परचेजिंग में लगाना है सर। बस इतना सा काम करना है सर, बहुत कुछ होने वाला है सर, बस उसके लिए आप तैयार रहिए। और थैंक यू वेरी मच सर वंस अगेन कि आप लोगों ने मौका दिया, और लगातार सीखते रहेंगे। और ये जो मुहिम शुरू की है जगदीश सर ने, गुरुदेव के मार्गदर्शन में, हमें इसका ज्यादा से ज्यादा सहयोग करना है, अपनी टीम को इस मंच के साथ जोड़ना है, हर प्रोग्राम को हमें एक्टिव रखना है। थैंक यू वेरी मच। हिंदुस्तान देख रहा है सर। एक ही चीज कहूंगा सभी से कि हम कामयाब हो सकते हैं। हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत एक्साइटमेंट आ रही है। मजा कब आएगा? जब अगले 3 दिन हम सर को गुरुदक्षिणा में अच्छी क्लोजिंग दे देंगे। और सर ने जो बात बताई है कि क्लोजिंग में हमें टीम को ऑफर और टीम को पूरी तरह सपोर्ट करना है, क्योंकि हम पूरे साल कितना पढ़े, मजा उसमें नहीं है, मजा उसमें है कि हम रिजल्ट कैसा लेके आए। तो ये रिजल्ट का समय अगले 2-3 दिन, हमें क्लोजिंग बेहतर करनी है। आज का प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हम 3 दिन ऐसे ही मिलते रहेंगे। शुक्रवार का दिन मास्टरमाइंड लीडर का होगा। आपको बहुत शानदार शानदार ट्रेनिंग, हम बहुत एक्साइटेड हैं, आप भी एक्साइटेड हैं। तो मिलते हैं आगे। अच्छी क्लोजिंग के लिए शुभकामनाएं। जय आरसीएम, जय हिंद।